अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी आया नू वशत के बखैर रागले। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ महक असलम। नया दिन, नई सुबह। और हमने देखा कि भाई आज वर्किंग वीक का पहला दिन है, यानी मंडे है, तो मंडे मुबारक। अच्छे दिन का आगाज़ कीजिए। दिन का अच्छे से आगाज़ इसलिए ज़रूरी है ताकि थ्रू आउट वीक आपका मूड और आपका काम में दिल लगा रहे और बड़ा अच्छा आपका वीक गुजरे। अच्छा, तो सबसे पहले आज की अच्छी बात, परेशान होने से कल की मुश्किल दूर नहीं हो जाती, बल्कि इससे आज का सुकून भी चले जाता है। तो फिर परेशान ना हो, क्योंकि परेशानी हो, गम हो, जिसने देनी है उसी ने उस परेशानी का सद्देबाब भी करना है और उसी ने गम की खुशी भी देनी है। अच्छा देखिए, अगर आप ये सोचते ना कि परेशानी या कोई भी मुश्किल आप पे इम्तिहान है और आपने इस इम्तिहान में पास होना है, तो आई थिंक वो परेशानी नहीं रहती, वो आपकी स्ट्रगल में चेंज हो जाती है। और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। हम हमेशा ये सोच रहे थे कि कल क्या होना है, उस कल के चक्कर में हम अपना आज भी बर्बाद कर देते हैं। और वो जो आज हम इंजॉय कर सकते हैं, उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं, हम वो नहीं कर पाते इस सोच में कि पता नहीं कल हमारे साथ क्या होगा, या हमारा फ्यूचर क्या होगा, या नौकरी रहेगी नहीं रहेगी, फलाना काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। मेहनत करके सिर्फ अल्लाह के हवाले कर दें, बाकी काम अल्लाह ने करना है। जो करना है आपने अपना पूरा काम कर लिए, या अपनी तमाम मुश्किलात अल्लाह के सुपुर्द करके अपनी जिंदगी सुकून से। इसीलिए कहा जाता है कि माजी में ना रहें क्योंकि वो गुजर चुका। मुस्तकबिल का इतना ना सोचो क्योंकि वो तो आना है। हाल में जिए, इसीलिए हाल को प्रेजेंट कहा जाता है। प्रेजेंट यानी तोहफा। लेकिन हुआ यह है कि हमारी टीम हमें तोहफा नहीं दे पाई, दुख गम के सिवा कुछ नहीं दिया है। इतनी हारे सीरीज भी आ रहे, वो भी ऐसे, मतलब ऐसे कौन हारता है यार। इंग्लैंड ने फैसला किया T20 में पाकिस्तान को 67 रन के बड़े मार्जिन से हारा है। 67 रन कौमी टीम के सामने 210 रन का हदफ था। वो तो शुक्र है कि हारिस रऊफ ने थोड़ी अच्छी बॉलिंग कर दी, वरना ये जा रहा था 250 आराम से। फिर हुआ ये कि फिर हम बैटिंग करने आए, और फिर बैटिंग में क्या हुआ? जी, बैटिंग में हुआ ये कि ओपनर्स हो या फिर हमारी बाकी टीम हो, कोई नहीं चल पाया। आज हम प्रोग्राम में इस पर तफसीलन बात करेंगे कि हमने ये सोच लिया है कि हमने ना तो कैच पकड़ने हैं, ना रन्स बनाने हैं, ना खेलना। लाइक मैनेजमेंट का फुकदान नजर आ रहा था, कोई प्लानिंग नहीं नजर आ रही थी। इस पर आज हम तफसीलन बात करेंगे। इसके अलावा बारिशों और सैलाब के बायस बंद ट्रेन सर्विस 36 रोज बाद बहाल हो गई है। कराची से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए ट्रेन सर्विस शुरू हो गई है, लेकिन किरायों में 19 से 30% तक इजाफा हुआ है। कराकरम हो, कराची और बिजनेस एक्सप्रेस हो, इसका जो किराया है वो 950 रुपये इजाफे के बाद अब 3000 इकॉनमी। अच्छा, और महक इसमें हमें ये भी देखने की ज़रूरत है कि जब ये ट्रेनें बंद हो गई थी तो जो वर्कर्स थे उन पे बड़ा, जो एम्प्लॉइज थे रेलवे के, वो बड़ा, तो ये सारा मामला क्या हुआ है। और हम आपको मनाजिर में दिखा रहे हैं, अभी भी ट्रैक पे थोड़ा पानी है। तो फिर कहाँ से कहाँ तक चली है ट्रेन, इस सब पे हम आपको बताएंगे बात। लेकिन अच्छी बात यह है कि चली सिर्फ ट्रेन नहीं है, वापसी हुई है सैलाब मुतासरीन की भी। जी हाँ, कराची से जो मुतासरीन हैं वो अपने इलाकों को वापस जाना शुरू हो गए हैं। जब हमने यहाँ पे हम गए थे और हमने यहाँ पे जाके जानने की कोशिश की थी, तो लोगों को उस वक्त इतने डरे सहमे थे कि वो कह रहे थे कि हमें नहीं जाना, हमें यहीं हमारा बंदोबस्त करना। जाहिर है फैसल, देखिए वो जगह जहाँ पर आपने इतनी वर्स्ट कंडीशन देखी हो, जहाँ पर आपने अपनी आंखों से तबाही देखी हो, जान बचा के आप भागे हो, मतलब किसका दिल करता है, खौफ दिल में रहता है। हम एक छोटी सी भी कोई इंसिडेंट देख लेते हैं ना, तो हम पूरी जिंदगी हमारे दिल में वो खौफ बैठा रहता है। इन्होंने तो वो तबाही देखी, उस तबाही से अपने उजड़ते हुए देखे, उस तबाही से अपने क्योंकि ये हमने रिपोर्ट भी की थी खबर के, माँ से बच्चे भी जुदा हुए, बहनों से भाई भी जुदा हुए, मियाँ बीवी जुदा हो गए। सैलाब ने इस कदर तबाही मचाई। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि अब अपने घरों को जो वापसी है, जाहिर है ये एक पहला स्टेप है, अभी बहुत काम करना बाकी है, लेकिन चलें पहला स्टेप ले लिया गया है। अच्छा, जब ज़रा आगे बढ़ते हैं, और वो तमाम लोग जिस वक्त हमें देख रहे हैं, वो यकीनन अक्सर मुझसे तो ये पूछा जाता है, क्या आप चाहते हैं? नहीं, वैसे ये हाँ, नहीं, मैं तो बिल्कुल चाहती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी चाहत मुकम्मल भी होती है। और अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि जी आप इतना मेकअप करते हैं, उसके बावजूद आपकी स्किन डेली फ्रेश कैसे होती है? बताएं ना मैं। हाँ, तो ये अब आज हम बताएंगे। आज हम बताएंगे वो तमाम लोग जो कि चाहते हैं कि उनकी जो जिल्द है, वो उनकी जो स्किन है, वो हमेशा खूबसूरत हो, फ्रेश हो, और वक्त के साथ साथ फाइन लाइंस आ जाती हैं, आप थोड़े बूढ़े लगना शुरू हो जाते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आज हम प्रोग्राम में आपको बताएंगे, लेकिन हेल्दी तरीके से। तो इस सब पे तो हम करेंगे बात, लेकिन एक बार फिर आज हम अपने शो का आगाज करते हैं। बहुत सारे लोग इस वक्त ये कोशिश में लगे होंगे जानने की कि आखिर क्यों, हुआ क्या
हम क्यों नहीं चल पाए। और हम सिर्फ ये वाला मैच नहीं, पिछला मैच भी, इससे पहले अगर आप देखें जिस वक्त हम 3-3 हुए थे तो उस वक्त पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म कर रहा था। हमने 200 प्लस टारगेट भी चेस किया, हमने बहुत फाइटिंग क्रिकेट खेली। हारिस रऊफ का वो 19th ओवर मतलब कमाल ही हो गया था। लेकिन उसके बाद जो आखिरी 2 मैचेस में तो पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। इंग्लैंड के खिलाफ मैच में शाहीन जो है वो रन्स इतने अंबार था कि उस पहाड़ के नीचे दब गए। 7 मैचेस की सीरीज थी, फैसला कौन मार का था, फाइनली था। उसमें कैचेस छोड़े हमने, मतलब कि आई एम सॉरी, जो टीम कैच छोड़े नहीं करती वो डिजर्व फिर जीतना। और जाहिर सी बात है जिनके आपने कैच छोड़े उन्होंने फिर आपको रुला दिया। बैटिंग की बारी आई तो आते रहे जाते रहे। सब हुआ क्या, जरा एक रिपोर्ट में इसका अहाता करते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। पुरानी चीज़ें भी हमने आपको दिखाई जो हमें अभी तक हॉन्ट कर रही हैं। और उस ड्रावने ख्वाब में मज़ीद इजाफा हुआ कल रात के जब 3 कैचेस छूटे। और ये 3 कैचेस सिर्फ कल नहीं छूटे, इससे पहले भी कैचेस छूटे। मिर्ज़ा इकबाल बेग, स्पोर्ट्स सलाहकार, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्ज़ा भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। इंग्लैंड के लिए बहुत ज़्यादा, और मोइन अली एंजॉय कर रहे होंगे। गो के उन्होंने कराची का ज़्यादा खाना एंजॉय किया और लाहौर का भी, लेकिन अपने अपने टेस्ट बर्ड्स होते हैं। मैं तो लाहौर का खाना भी वैसे ही है, लेकिन कराची का। लेकिन हुआ ये कि कल हमारे फील्डर्स ने बड़े कैचेस खाए। सर क्या हुआ है, ये बड़े मैच का प्रेशर? आई वांटेड टू टॉक अबाउट द बैटिंग एंड द बॉलिंग, लेकिन हम शुरुआत ही फील्डिंग से करते हैं। बिकॉज अगर आप मलान का पहले 117 फिर 178 पे छोड़ेंगे कैच, आप कहीं तो पकड़ सकते थे, लेकिन ना मैच पकड़ा और ना कैच पकड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह बखैर फैसल, आपको भी, और आपके साथ अगर महक है तो उसको भी सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग। और अगर देखा जाए तो आप सही कह रहे हैं, ये एक ऐसी कहानी है। कल रात को तो शाम गरीबा हो गई पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, जिस तरीके से पाकिस्तानी टीम हारी। आप हारे फाइट करके हारे, लेकिन आप जिस अंदाज से हारे, और आपने बात की फील्डिंग कोच अब्दुल मजीद टीम के साथ है और वो क्या टीम को ट्रेनिंग करा रहे हैं ये सबके सामने। पाकिस्तान के पास टॉप के फील्डर्स रहे माजी में, क्या उनको फील्डिंग कोच नहीं रखा जा सकता? लेकिन घूम फिर के कुछ ही लोगों के इर्द गिर्द जो है वो पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट आ रही है। मोहम्मद यूसुफ, सकलैन मुश्ताक, पहले सकलैन आए, वो यूसुफ को ले आए। मैं समझता हूँ फील्डिंग में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और आपका पैकेज भी मैं सुन रहा था फैसल, जिस अंदाज से फील्डिंग कर रहे हैं हमारे फील्डर। और आपने बिल्कुल सही कहा कि इस मैच में नहीं, ये तो माजी की एक रिवायत बन चुकी है हमारी मायूस कुन फील्डिंग। अगर हसन अली वो कैच ले लेते तो शायद हम फाइनल खेल लेते। फिर उसके अलावा आप देखें एशिया कप में हमारी फील्डिंग का मयार वो नहीं रहा जो होना चाहिए था। तो मैं समझता हूँ सोचना चाहिए। लेकिन आप देखें कि 16 खिलाड़ी आज सुबह रवाना हुए न्यूजीलैंड क्राइस्टचर्च के लिए वाया दुबई, और 13 जो है वो सपोर्ट स्टाफ गया है, यानी तकरीबन आधा। तो अब आप अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। जो लोग तो डेफिनेटली ठीक है, जरूरत है, लेकिन इतने बड़े एंटोराज की क्या जरूरत है, ये तो वही बता सकते हैं पीसीबी वाले। चलें वो बताएं ना बताएं, लेकिन आप ये तो बताएं कि चलें बॉलिंग से अगर कल का हम आगाज करें तो ये ऐसी बात नहीं है, लोग तो जाहिर सी बात है गुस्सा करेंगे, बट मोहम्मद वसीम जूनियर वाज वेरी प्रॉमिसिंग। 4 ओवर में 61 रन्स। फिर शेडी भी जो है वो कल ही वाज ऑन अ एक्सपेंसिव साइड, लेकिन इस 2 मैचेस में आप उनको भले से आप कर दें जनाब अली, थोड़ा सा उनको रिलैक्सेशन दे दें। बट क्या हुआ है हमारी बॉलिंग को, कोई 60 रन दे रहा है, इससे पहले धानी इतने रन लीड कर रहे हैं। हुआ क्या है, हमें कंट्रास्ट नजर आता है। एक जानिब एक क्लास में वो बच्चा जो फर्स्ट आता है वो अलग खड़ा हुआ है, बाकी सारे बच्चे जो हैं वो फेल हो रहे हैं सारे। हारिस रऊफ वर्सेस पाकिस्तानी बॉलर लग रहा था ये बच्चे नहीं है, बच्चों के अब्बा हैं, आपको पता है फैसल, अगर क्रिकेट की निगाह से। लेकिन बड़ी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस। अगर आप हारिस रऊफ को निकाल दें तो पाकिस्तान की बॉलिंग में बचा क्या है? शाहीन शाह अफरीदी अनफिट है, अब वो रिहैब कर रहे हैं। नसीम शाह मुकम्मल तौर से फिट नहीं है, ये भी लम्हे फिक्रिया है। मोहम्मद वसीम जो है वो फाटा से आए और उनके बारे में कहा जा रहा था बड़े ज़बरदस्त ऑलराउंडर हैं, लेकिन उनकी बैटिंग कहाँ है? वो छक्के डोमेस्टिक में ही मारते हैं। वो जब उनका इम्तिहान होता है तो नाकाम हो जाते हैं। मैं समझता हूँ एक तो फेवरेटिज्म और दोस्ती यारी भी है कि अगर ट्रस्ट की बात, चलें आप दोस्ती यारी छोड़ दें, ट्रस्ट की बात है कि वसीम पर ट्रस्ट करते हैं रिजवान कई लड़कों पर ट्रस्ट करते हैं। मोहम्मद हारिस की एग्जांपल ले लें, खुशदिल शाह की एग्जांपल ले लें, इफ्तिखार अहमद की एग्जांपल ले लें, बहुत सारे लोगों पर ट्रस्ट करते हैं। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया है, इस पर अब क्या कह सकते हैं। वसीम को परफॉर्म करना चाहिए था, वो इस पूरी सीरीज में बुझे नजर आए। मिर्जा भाई, लेकिन सवाल ये भी है ना कि हम किस पे ट्रस्ट करें? कौन सा ऐसा बंदा जिस पे यकीन किया जा सकता है कि ये धोखा नहीं देगा?
देखिए महक, हमारी टीम अनप्रिडिक्टेबल टीम है। लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ाती है, कम करती है, कभी खुशी देती है, कभी 200 रन जो नामुमकिन नजर आ रहा था कराची के T20 में वो अचीव कर लेती है, और कभी कल की तरह बिल्कुल 8 रन पे 2 विकेटें 5 रन पे 2 विकेटें गिरने के बाद जो है 8 रन पे पाकिस्तान की टीम बैठ जाती है। इस टीम पर एतबार कोई नहीं कर सकता, लेकिन दुनिया जानती है कि ये अनप्रिडिक्टेबल टीम है। जिस दिन इसका अच्छा दिन हो, ये कुछ भी करने की अहलियत रखती है। सही। अच्छा मिर्जा भाई, क्या सिर्फ 2 छक्कों के लिए टीम में खुशदिल और आसिफ अली की हम मुस्तकिल जगह बनाए रखें? ये भी $1 मिलियन क्वेश्चन है महक, कि आखिर क्या वजह है, कौन इन्हें सपोर्ट कर रहा है। आसिफ अली प्रैक्टिस में तो 100 छक्के मारते हैं, लेकिन जब मैदान में जरूरत पेश आती है तो वो आउट हो जाते हैं। खुशदिल शाह को मुसलसल मौके फराम किए जा रहे हैं, जितनी बॉल्स वो कंज्यूम करते हैं वो तो छक्कों के लिए मशहूर है। कल वो किस तरीके से सिंगल ले रहे थे, तो मेरे ख्याल में इनको सोचना चाहिए। लेकिन अब तो वक्त गुजर गया, अब तो टीम क्राइस्टचर्च चली गई है न्यूजीलैंड, वहां से वो ऑस्ट्रेलिया चली जाएगी। लेकिन बैकअप टैलेंट के लिए जो हमारे चीफ सेलेक्टर साहब हैं, उनको सोचना पड़ेगा कि अगर वो इतनी भारी तनख्वाह ले रहे हैं तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो बैकअप टैलेंट। अब आप मुझे बताएं फैसल और महक के कौन सा ऐसा पीछे रह गया है कि जिसको हम बोले। शोएब मलिक जो है वो कहते हैं कि उनकी उम्र ज्यादा हो गई है, 23 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेल लिए, खत्म। हारिस सोहेल नहीं है टीम में, तो कौन है हमारे पास बैकअप टैलेंट? शोएब मकसूद जो थे वो फुल्ली फिट नहीं थे। बहुत सारे मसाइल हैं जो हमें देखने पड़ेंगे, लेकिन ये सवाल पीसीबी से किया जाए तो वो ज्यादा बेहतर जवाब देंगे इसका। बैकअप पे बात करते हैं सर, क्योंकि बहुत सारे लोग जो इस वक्त कैरिबियन प्रीमियर लीग खेल रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा बैक करते हैं। आई एम सॉरी, लेकिन जब वो अगेन नेशनल्स के लिए खेलते हैं तो फिर नहीं चल पाते। स्टैट्स भी इस चीज़ को बैक करते हैं। एक और बंदा जो कि जब बाहर खेलता है तो बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन जब वो नेशनल्स के लिए उसने खेलना शुरू किया, शान मसूद, उनके लिए बड़ी सर शोर मचा एंड लॉबिंग हुई, सारा कुछ हुआ। ये क्या हुआ है उनके साथ? या तो 80 के 100 के स्ट्राइक रेट से वो बैटिंग कर रहे हैं मिडल ऑर्डर में आके, उस वक्त जिस वक्त आपको बहुत ज़्यादा हिट्स चाहिए। इससे पहले भी वो कभी रिवर्स लैप मार रहे हैं, कभी कुछ मार रहे हैं। योर से ऑन शान मसूद सर। देखिए, शान मसूद के लिए सबने बहुत कहा, और शान मसूद की जो पोजीशन थी ओरिजिनल वो तो ओपनिंग पोजीशन थी, लेकिन उनको 1 डाउन 4थे नंबर पर लेकर आए। लेकिन फैसल, अगर आप इस टीम को, पाकिस्तान के जो 17 खिलाड़ी हमने आजमाए इस सीरीज में, उनमें सिर्फ 3 बैट्समैन ऐसे थे जो 100 से ज्यादा रन स्कोर कर सके। मोहम्मद रिजवान के 316, बाबर आजम के 286 और शान मसूद के 156। तो शान मसूद को चूंकि उनकी पहली मरतबा एंट्री हुई है T20 में, तो उनको ठीक है परफॉर्म करना चाहिए था, लेकिन एक ऐसे हमें बैट्समैन की भी जरूरत है जो थोड़ा सा फंस कर खेले, सिंगल डबल ले। सब जानते हैं कि शान मसूद लंबे लंबे छक्के नहीं लगाते जिस तरह खुशदिल शाह, इफ्तिखार अहमद, आसिफ अली, लेकिन शान मसूद जैसे बैट्समैन की हमें जरूरत है। मौजूदा सूरत हाल में मैं समझता हूँ ठीक है उनका स्ट्राइक रेट इतना ज्यादा नहीं रहा, 130 का रहा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं रहा जो कि बढ़ने की जरूरत है। उनके स्ट्राइक रेट देख लें आप, उनके बैट्समैनों के 150, 160, जो छठा मैच था 212 का स्ट्राइक रेट था उनके फिल सॉल्ट का। तो ये यकीनन शान मसूद जैसे बैट्समैन की जरूरत है। वो टीम जो 19 ओवर में ऑल आउट हो जाए, उस टीम के लिए हमें ऐसे बैट्समैन की जरूरत है जो फंस के खेल सके। सही। अच्छा, लेकिन मिर्जा भाई, सबसे ज़्यादा ज़रूरी परफॉर्मेंस की बात है, क्योंकि अब हमें पता है कितने चांसेस नहीं मिलने। जो आपको चांस मिल रहा है आपने उसको ग्रैब करना है, आपने उसमें अपनी दिखानी है परफॉर्मेंस। आई थिंक शायद समझ नहीं आ रही हमारे प्लेयर्स को ये बात। देखिए, ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं महक, और इनको लाखों रुपए मिलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी है। और जिस तरह फैसल कह रहे थे ना कि आप अपना मुल्क छोड़कर सबसे बड़ा रुपया भैया आप जाकर वहां बाहर खेलते हैं, जब आपका नेशनल टूर्नामेंट हो रहा होता है आप उसमें खेलें, परफॉर्म करें। लोग कह रहे थे ना कि आजम खान को आना चाहिए, छक्के लगाता है, लेकिन आजम खान वहां चला गया खेलने के लिए। उसकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इजाजत दे रहा है। ऐसे तो बाज लोगों को रोक लेता है कि जी डोमेस्टिक सीजन है, यू कांट गो आउटसाइड, और बाज लोगों को जाने देता है। तो ये दोहरी पॉलिसी है, और ये खिलाड़ियों को भी महक सोचना पड़ेगा कि वो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, लोगों की बड़ी तवक्कुआत है, बड़े उन्हें पैसे मिलते हैं। अगर वो तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरेंगे तो ये लोग वही लोग हैं जो उन्हें सर पर बिठाते हैं, और ये वही लोग हैं जो उन्हें बुरा भला कहते हैं। बिल्कुल। अच्छा मिर्जा भाई, कल सरहद पार भी एक मैच हुआ। ऑलरेडी साउथ अफ्रीका वाज बैटेड आउट, ठीक है, 237, मतलब अल्लाह माफ करे, इंडिया ने एक बार फिर वो फॉर्म में आ गए, कोहली भी फॉर्म में आ गए। सिचुएशन इज कि साउथ अफ्रीका जब उतरा था तो वो आधा तकरीब था,
ठीक है, लेकिन उसके बाद जो मिलर ने इंटेंट शो किया है सर, एक हारे हुए कॉज में भी अगर आप सेंचुरी बनाते हैं, ये शो करता है कि यू वांटेड टू फाइट। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि आप इधर देख लेना, हमारी इंटेंट देख लें आप, ऊपर से 2 बल्लेबाज आउट होते हैं, उसके बाद क्या होता है, वसीम अकरम ने भी बात की, मुझे अच्छा लगता अगर पूरी टीम 12 ओवर में आउट हो जाती पाकिस्तान की, इंटेंट शो करते हुए। हमारा इंटेंट ही नहीं था, हम सिर्फ सीमेंट कर रहे हैं अपनी प्लेस टीम में। देखिए, जो हमारे बैटिंग कोच है मोहम्मद यूसुफ, वो T20 क्रिकेट तो नहीं खेले, इंटरनेशनल T20 क्रिकेट, लेकिन वो एक टेक्निकली बेस्ट बैट्समैन थे। लेकिन उन्होंने क्या बताया, मेरे ख्याल में, मेरी ओपिनियन ये है फैसल, कि पाकिस्तान की T20 टीम के साथ ऐसे कोचेज होने चाहिए जो T20 खेल चुके हो, जो उस दश्त की सयाही में उम्र गुजार चुके हो। मिर्जा भाई, सॉरी टू कट यू, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास ऐसे कोचेज हों जो किससे ना सुनाए कि कभी दिन होता है, कभी रात होती है, लेकिन रात होगी तो शाम भी होगी, और फिर गम होता है तो खुशी भी होती है, ये कहना चाह रहे हैं ना आप? बिल्कुल। अब कल गम था ना उनके लिए, कल खुशी नहीं थी, तो ये होना नहीं चाहिए। आप देखें ना कि इंटेंट, आपने बिल्कुल सही कहा फैसल, 5 रन पर अगर आपकी 2 विकेटें गिर जाएं, आपके 2 मेन बैट्समैन आउट हो जाए, उसके बाद आपकी बॉडी लैंग्वेज देखें, ऐसा लग रहा था इंटेंट ही नहीं थी कि कोई जिद्दोजहद करे। चलो उनको देखें, उनके 2 खिलाड़ी पावर प्ले में आउट हो चुके थे, 57 रन थे उनके, लेकिन उन्होंने मार धाड़ का सिलसिला जारी रखा। हमारे यहाँ पता नहीं क्या खौफ है, या तो टीम में जगह पक्की करने का खौफ है, या फिर ये कि हमारा स्टाइल ही यही है कि जब हम जाते हैं तो हम जाके आराम आराम से खेलते हैं। ऐसा नहीं चलेगा, वर्ल्ड कप में बहुत मुश्किल होगी मेरे ख्याल में पाकिस्तान को। तो बस मुझे ये बताएं मिर्जा भाई कि क्या अब ये सोचने का वक्त है कि हम इमाद वसीम या फिर किसी और खिलाड़ी के बारे में सोचें वर्ल्ड कप के लिए? बिल्कुल, अब तो वक्त गुजर गया है, लेकिन 15 अक्टूबर मैच लास्ट डेट है कि 15 तब्दीली कर सकते हैं। आज 3 अक्टूबर है। अब ये पाकिस्तान के जो चीफ सेलेक्टर हैं, लैपटॉप चीफ सेलेक्टर, जो कि टीम की कारकर्दगी का जायजा लेते हैं, उनको सोचना चाहिए कि किसकी कहाँ जरूरत है। अब आपने इमाद वसीम की बात की महक, अब आप देखिए कल के मैच में मोहम्मद नवाज से 1 ओवर कराया गया, उससे पहले एक और मैच में उनसे सिर्फ 2 ओवर्स कराए गए और नया गेंद उनसे कराया गया। भाई उन्होंने 12 रन दिया, आप मौका तो दो। मेरे ख्याल में कप्तानी पे भी बाबर आजम की सवाल उठ रहा है कि बाबर आजम कंफ्यूज हो जाता है, बाबर आजम किस तरीके से अपने बॉलर्स को हैंडल कर रहा है। अभी बहुत कुछ बाबर आजम को सीखने की जरूरत है। और इमाद वसीम जैसा देखें आप, वो वहाँ पर उसने कैरेबियन प्रीमियर लीग में वो जो है वो बेहतरीन उसने कारकर्दगी पेश की, उसकी टीम चैंपियन बनी। तो हम क्यों खिलाड़ियों पे इन्वेस्ट करते हैं, उनको निकाल देते हैं? ये होना नहीं चाहिए। फहीम अशरफ को देख लें, वो तो जाकर साबिक वजीर आजम से मिल लिए। फहीम अशरफ पर हमने इन्वेस्ट किया। अब आमिर जमाल कहाँ चला गया? आप देखिएगा 2 T20 खेलकर आमिर जमाल सीन से गायब हो जाएगा। फहीम अशरफ पे 5 साल हमने लगाए, वो टीम से बाहर हो गया। तो बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो चीफ सेलेक्टर से किए जा सकते हैं पाकिस्तान टीम के कॉम्बिनेशन के हवाले। वो मिर्जा भाई, वो बचपन में हम करते थे ना, कच्चा पपीता पक्का पपीता, तो सारे कच्चे पपीते ऐसा लग रहा है कि हमने रख लिए कि देखें हम बैटिंग भी कर लेंगे, बॉलिंग भी कर लेंगे, हाँ, लेकिन कब करेंगे? जब अल्लाह चाहेगा तब करेंगे, इसके अलावा तो हम कुछ नहीं कर सकते। या कंसोलिडेशन नहीं है हमारे यहाँ। अच्छा, हमने देखा कि प्रॉमिसिंग, इतने प्रॉमिसिंग यहाँ पे लोग आए, टॉकिंग फ्रॉम शान मसूद से लेके हैदर अली से लेके और बाकी सब, लेकिन ये क्या हुआ? एक तो ये भी मुझे बताइएगा कि वाकई सबको डेंगू या चेस्ट इन्फेक्शन हो रहा है, या फिर सबको ऐसे कह रहे हैं कि भाई तुम ये करवा लो, तुम ये करवा लो, ताकि हम हमारी फेस सेविंग हो जाए, ताकि हम ट्राई करते रहें। है इनको वाकई ऐसी चीज़ें हो रही हैं, इन्फेक्शन वगैरह? वाकई में हो रही है, क्योंकि लाखों रुपए कौन छोड़ता है मैच के अगर वो फिट ना हो? ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर हमको और आपको भी मिले तो हम बीमारी में भी जाकर जो है वो खेल लेंगे, इसलिए कि इतने पैसे मिलते हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को, शोहरत, इज्जत, दौलत, और फिर उसके अलावा पब्लिक का जो रिस्पॉन्स है, बहुत सारी चीजें। मेरे ख्याल में बीमार हैं, लेकिन बाद लोगों ने तो ये कह दिया था जब यूएई में एशिया कप हो रहा था कि लगता है पाकिस्तानी टीम जो है वो हॉस्पिटल से आई है। डॉक्टर नजीब सुमरो जो है वो पाकिस्तानी टीम के चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं, वो भी ऑस्ट्रेलिया से आए हुए। अब वो क्या करते हैं, लोग लड़के इतने अनफिट हो रहे हैं, जाकर रिहैब करा रहे हैं, तो लंदन में जा रहे हैं, तो फिर हमारे डॉक्टर का क्या फायदा? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा पीसीबी को, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और वो कुछ ना कुछ न्यूजीलैंड में हमें देखना पड़ेगा कि कुछ करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब। पाकिस्तान ये सीरीज़ हार गया है, थोड़े पॉजिटिव, बहुत सारे नेगेटिव्स लिए पाकिस्तान की टीम अब न्यूजीलैंड जा चुकी है। ट्राई सीरीज़ के लिए पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप से पहले एक अच्छा मौका है कि तकरीबन सेम कंडीशंस, हाँ, ग्राउंड न्यूजीलैंड के छोटे हैं, ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़े, लेकिन देखिए उन बड़े ग्राउंड्स पे इफ्तिखार पहले कह चुका कि वहाँ तुचा के मारना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। तो सिचुएशन ऐसी बनी है कि पाकिस्तान हैज़ लॉस्ट, लेकिन हमें आगे भी बढ़ना है। एग्जैक्टली। अच्छा जी, दी वेरी
वेडिंग एक्सपो कराची 2022 का भी अहवाल आपको बताएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। अब आपको बताएं कि कराची में मुकीम सैलाब ज़दगान की अब अपने इलाकों को वापसी शुरू हो चुकी है। यूसुफ गोट सुरजानी के गवर्नमेंट बॉयज़ कॉलेज से भी सैलाब मुतासरीन वापस जाना शुरू हो गए हैं। एक अच्छी खबर है इस लिहाज से कि चलें एटलीस्ट जो है वापसी का अमल शुरू हो गया है। समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम ने इस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। गवर्नमेंट बॉयज़ कॉलेज सुरजानी यूसुफ गोट 24 अगस्त को यहाँ पर सैलाब मुतासरीन पनाह लेने के लिए पहुँचे थे और उनकी तादाद 50-55 के लगभग थी। ये तादाद बढ़ते बढ़ते 1500 तक जा पहुँची, मगर अब इनकी मरहलावार वापसी शुरू हो चुकी है। हम मालूम करेंगे उनके मेज़बानों से और जाने वालों से भी कि उन्होंने ये वक्त कैसे गुजारा। एक महीना हो गया है हम लोगों को, जो भी हाल है इन लोगों का, जैसे भी था इन लोगों ने हमारा साथ दिया है, मगर इस दौरान कोई हुकूमत का आदमी हमारे पास नहीं है। नहीं, कुछ 1 रुपया भी नहीं करा है हुकूमत ने। इधर डिग्री कॉलेज वालों ने वो मदद करे, अपने आप मदद करके हमको दिया है, पर हुकूमत से कुछ भी नहीं मिला है अभी। हम बोलते हैं कि नहीं, हमें तकरीबन 1 महीना लग जाएगा हमारा, क्यों जो तकरीबन 2 फुट पानी खड़ा है। अगर हमें जो मिसाल करके चले जाते हैं तो उधर ही कोई मिसाल को कोई भरोसे नहीं है, हम कहाँ जाएंगे। सरकार से अपील है हमारे को जगह दो या कुछ करो हमारे को, तो फिर हम जाए ना। गवर्नमेंट बॉयज़ कॉलेज के सैलाब मुतासरीन में 10 विलादतें हुई और उनमें से एक बच्ची इरम यहाँ पर हमारे सामने मौजूद है और ज़ुबैदा आपा की गोद में है ये बच्ची। कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं और माशाल्लाह ये कराची में पैदा हुई, लेकिन अब लगता है कि शायद आज या कल इन लोगों की भी यहाँ से वापसी होगी। ज़ुबैदा भाई कहाँ से आए थे? ये आए मेहर से, शहजाद कोट से आए। शहजाद कोट की इरम यहाँ पैदा हुई और अब इसकी वापसी अपने इलाके की जानिब होने वाली है। यहाँ पर हमने इनके साथ घर जैसा एक माहौल रखा और सबकी खिदमत की, बेलोस जैसे अपने माँ बाप की या अपने घर के अफराद की खिदमत करते हैं। हमने अपने रिश्तेदारों से इधर उधर से इनकी खिदमत की। इनको जो बुनियादी चीज़ें हैं वो हमने पूरी कोशिश की कि इन तक पहुँचे। आज जो गाड़ी जा रही है हम ये महसूस कर रहे हैं कि हमारा घर खाली हो जाएगा, तो हम इनके लिए यही कर सकते हैं, अल्लाह इनको दोबारा आबाद करे। ये जो लोग 100 को खिलाते थे वो उसी पोजीशन में आए और हमारी दुआएं इनके साथ हैं। सैलाब मुतासरीन की वापसी तो शुरू हो चुकी है, लेकिन सूबाई और वफाकी हुकूमत के सामने सबसे बड़ा चैलेंज उनकी दोबारा आबादकारी का है। देखना यह है कि वो इस चैलेंज से किस तरह निमट पाते हैं। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। चलिए आगे बढ़ते हैं। कराची में हुआ दी वेडिंग एक्सपो 2022। 2 रोज़ा शो में एक ही छत तले क्या कुछ था। हमारी को एंकर महक वहाँ गई और उन्होंने मज़ीद किस स्पेशल गेस्ट से बात की है आपको दिखाते हैं। आज है संडे और संडे को मैं मौजूद हूँ एक्सपो सेंटर कराची में। अच्छा जी, मैं हूँ क्यों मौजूद? यहाँ पर चली वेडिंग एक्सपो कराची, यानी कि अब जब मैं अंदर जाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर एक छत के नीचे आपको वो तमाम चीज़ें मिल रही हैं जो कि शादी में होनी चाहिए। लाइक जैसे अगर दुल्हन को लहंगा चाहिए, आपको यहाँ पर बेस्ट डिज़ाइनर्स लहंगा मिलेंगे। आपका जो है वो फंक्शन, उसमें खाना क्या होना चाहिए उसके हवाले से हर चीज़ है यहाँ पर। ज्वेलरी है, मेकअप है, ड्रेसेस है, आपका फर्नीचर है, आपका जो है बारात पे, मेहंदी पे, वलीमे पे क्या मेन्यू होना चाहिए वो भी यहाँ पर है। इसके अलावा आपको गाइड किया जा रहा है कि भाई महंगाई के दौर में वेन्यू और मेन्यू को आपने किस तरह से डिसाइड करना है। सो मैंने ये सोचा कि मैं अंदर जाती हूँ, मैं बात करती हूँ, स्पेशली ये बात करूँगी कि महंगाई के दौर में हम किस तरह से एक कस्टमाइज दुल्हन का लहंगा बना सकते हैं, किस तरह से एक ब्राइडल जोड़ा बन सकता है कम पैसों में। दूसरा, जो शूज़ की कलेक्शन है उसके हवाले से भी बात करूँगी। कुछ मेकअप के ब्रांड्स हैं उसके भी हम आपको जो है उसकी झलकियाँ दिखाएंगे कि भाई यहाँ पर मेकअप भी मौजूद है। आपको 1000 वाली ज्वेलरी भी मिल रही है, आपको 500 वाली भी और आपको 10,000 वाली ज्वेलरी भी मिल रही है। इसके अलावा आपका लाइव मेकअप भी हो रहा है, लाइव आपकी हेयर कटिंग भी हो रही है और आप कोई भी अगर ड्रेस आपको पसंद है आप उसको पहन के ट्राई भी कर सकते हैं। सो अंदर चलते हैं, अंदर चल के देखते हैं कि क्या क्या कुछ है और क्या मुझे कुछ मिलता है, कोई वाउचर शाउचर, कोई डिस्काउंट मिलता है। तो अंदर चलते हैं, अंदर चल के देखते हैं।
सोचा थोड़े जूते वूते देख लूँ, काम आ जाते हैं ना। तो भाई ये ब्राइडल कलेक्शन है यहाँ पर, लेकिन जो टोटल रेंज है वो आपको इनके आउटलेट्स पे मिल जाएगी। अभी यहाँ पे सिर्फ ब्राइडल कलेक्शन है, क्योंकि ये जाहिर है ये एक्सपो इसीलिए लगाया गया है, ये सजाया इसीलिए गया है, क्योंकि ब्राइडल के हवाले से जो चीज़ें हैं ना, जो दुल्हनों की ज़रूरियात होती हैं, चाहे दुल्हों को भी हो, वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और भी बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे, जानेंगे भी कि डिस्काउंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा, कितना मिल रहा है, किस तरीके से मिल रहा है। तो भाई आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ें इंजॉय करते हैं। जी हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद है जिन्होंने आके यहाँ पर शेरवानी भी ट्राई किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। ठीक, कैसी लग रही है एग्जीबिशन आपको? बहुत अच्छी। शेख साहब, ब्राइडल के हवाले से, ब्राइडल तो स्पेशल है, जोड़े आपने देखे हैं, कैसे लगे ब्राइडल के जोड़े? कीमतें सही हैं? दिस इज़ वेरी गुड। और उनके प्राइसेस क्या हैं मुझे ये नहीं पता, बट सदफ़ का काम बड़ा नफीस है और माशाल्लाह सदफ़ ने जो जेंट्स का काम वो भी शुरू किया है, वो भी बहुत अच्छा है। ये देखो ना, ये शेरवानी, अब इसको देख के तो दिल करता है बंदा एक और शादी कर दे। मैं यही पूछने वाली थी कि आपकी शादी के टाइम में तो सदफ़ थी नहीं ना इतना, वो तो अगर होती तो यहीं से ही आप अपना वो शेरवानी सिलवाते। नहीं बस माशाल्लाह अल्लाह मियाँ इसको और कामयाबी अता करे। बहुत अच्छा है, नफीस काम लग रहा है, मटेरियल बहुत अच्छा है, बहुत उम्दा, जो और बहुत ट्रेंडी है। यस यस यस। अच्छा, फिल्मों के हवाले से भी जरा बात कर लेते हैं, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए। क्या चल रहा है पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में? आई थिंक पाकिस्तान ये 2 साल जो थे वो थोड़े से बड़ा डार्क पीरियड था पाकिस्तान के लिए, कोविड-19 की वजह से, और हमारी सारी फिल्में रुक गई थी। मगर अभी पिछली 2 ईदें जो गुजरी हैं उन पे जो फिल्में लगी हैं वो कामयाब हुई हैं। और अब जो 13 अक्टूबर को एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है मौला जट, लेजेंड ऑफ मौला। देखने जा रहे हैं? ऑफ कोर्स देखूंगा, डेफिनेटली। मैं तो प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बिजनेस ये फिल्म करेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच शेख साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। शख्सियत मेरे साथ बैठी है, उनसे कुछ टिप्स मैं ले लूँ। मेरी तो शादी हो चुकी है, लेकिन चूंकि मेरे छोटे बहन भाई क्यों नहीं, तो मुझे थोड़ी समझ आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, फाइन, थैंक यू। अच्छा, मुझे बताएं कि एक तो बहुत अच्छा एक एग्जीबिशन लगी है, रिस्पांस कैसा आ रहा है? जी माशाल्लाह, वी आर पार्टिसिपेटिंग फर्स्ट टाइम और वेरी गुड रिस्पांस, वेरी वेल ऑर्गेनाइज, और हसन जिया को क्रेडिट जाता है, उन्होंने बहुत अच्छा एक एफर्ट किया है, क्योंकि इस टाइप के इवेंट्स जो हैं वो इस शहर को, इस मुल्क को चाहिए। लोगों को अंडर वन रूफ सारी चीज़ों का सलूशन मिलना चाहिए, जैसे इंटरनेशनली हो। मैं मौजूद हूँ मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त और बहुत ही अच्छी डिज़ाइनर तस्नीम के साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड। जब भी आप कोई चीज़ डिज़ाइन करती हैं, क्या चीज़ आपके माइंड में होती है? क्या चीज़ सब, स्पेशली ब्राइडल का लहंगा? ब्राइडल के लहंगे के अंदर ये इंपॉर्टेंट होता है कि देखिए, एक फैब्रिक है और उसका कट बहुत ज़रूरी होता है। किसी में टेल होता है, कोई राउंड होता है, बट उसका लुक, उसके अंदर जो पैनल्स आ रहे होते हैं उसकी खूबसूरती होती है। जितने ज़्यादा पैनल्स हो, घेर हो, उसको अच्छा लगे। अभी आपको पता है वेडिंग सीज़न है और इस वक्त मैंने बहुत एक्साइटेड होकर ये काम किया है। वो स्पेशली ख़वातीन जो कि इस वक्त हमें देख रही हैं कि वो समझते हैं कि आप किसी अगर डिज़ाइनर का लहंगा या कोई जोड़ा खरीदते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होगा, रेंज में नहीं होगा, तो प्लीज़ आप उन्हें बताएं कि ऐसा नहीं होता, उनकी रेंज के मुताबिक भी चीज़ तैयार हो सकती है। बिल्कुल ऐसा नहीं होता, उनकी रेंज के ऊपर है। और उसका तरीका ये होता है कि हम जैसे अगर कोई चीज़ बहुत एक्सपेंसिव फील हो रही है, हम उसमें फिर फैब्रिक वगैरह चेंज कर देते हैं, कुछ काम उसमें से रिड्यूस कर देते हैं, तो एक लुक आ जाता है, समझ में आ जाता है कि हाँ इस तरह कर सकते हैं। अच्छा, अगर कोई ये कहे कि भाई मैं तो महक के रेफरेंस से आऊँ, क्या डिस्काउंट होगा? ये हुई ना बात। महक के रेफरेंस से देखें, यहाँ पे 20% है ब्राइडल पे, अगर महक के रेफरेंस से होंगे तो 25% होगा। 5% ज़्यादा मिलेगा। और ये मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि वाकई अगर आप अपना बजट लेके तस्नीम के पास आएंगे तो उस बजट के अंदर अंदर आपका लहंगा बड़ा ज़बरदस्त तैयार होगा। और अगर कहीं से नंबर नहीं मिला तो मुझसे नंबर ले लें, मैं आपको नंबर दे देती हूँ। और मेरा नाम लेके अगर आएंगे तो 25% डिस्काउंट मिलेगा। थैंक यू सो मच। सबसे ज़्यादा कि आप लोग मुझसे पूछते हैं कि इस वेडिंग सीज़न के अंदर जो अभी आ रहा है उसमें क्या चीज़ लुक इन है, तो इस दफ़ा वेडिंग सीज़न हमारा अच्छी सर्दियों में आ रहा है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ पेस्टल्स भी इन हैं, रेड लिपस्टिक्स भी इन हैं। आप अगर नॉर्मली अगर लाल जोड़े से दुल्हनें थक गई हैं और चाहती हैं कि लाल जोड़ा ना लें, तो अब वो बहुत सारे ऐसे कलर्स जैसे लाइम ग्रीन, पैरेट ग्रीन, नियॉन कलर्स, बहुत सारे कलर्स अब बहुत से लोग ट्राई कर रहे हैं,
तो आई थिंक हमें भी थोड़ा सा ज़रा अपनी चीज़ों को चेंज करना चाहिए और थोड़े से डिफरेंट ड्रेसेस, डिफरेंट मेकअप और डिफरेंट लुक्स इस दफ़ा हमने इंट्रोड्यूस करवाई हैं। तो भाई ये है एग्जीबिशन जिसमें आपकी वेडिंग से रिलेटेड हर चीज़ है। खाना क्या है, पीना क्या है, पहनना क्या है, डेकोर कैसा होना चाहिए, फोटोशूट आपका कैसा होना चाहिए, हर चीज़। और सबसे अच्छी बात, रीजनेबल प्राइस में आपको एक छत के नीचे हर चीज़ मिल रही है। मुझे भी 25% डिस्काउंट मिला है शूज़ पे, तो मैं यहाँ से जाने के बाद जूते खरीदूंगी और 25% डिस्काउंट अवेल करूँगी। अगर आप किसी से राय ले रहे हैं खाने के हवाले से, मेन्यू क्या होना चाहिए, तो आपको फ्री में मशवरे भी मिल रहे हैं। सो इट्स वेरी गुड कि इस तरह की चीज़ हुई है। तो एक जो है वो थोड़ा फैशन वीक यहाँ हो रहा था और एक फैशन वीक पेरिस में हो रहा था, लेकिन हुआ ये कि कुछ उलट हो गया। वैसे तो डकैती चोरी मतलब यहाँ पर अल्लाह माफ करे हमारे यहाँ, लेकिन वहाँ हो गई। और वो हुआ कैसे कि पेरिस फैशन वीक के लिए जाने वाली खातून ताजिर थी, इनसे कितने लूटे अल्लाह, उनसे 30 लाख डॉलर्स के ये ज्वेलरी थी, के जेवरात, 30 लाख डॉलर्स। ये कितने पाकिस्तानी बनते हैं, क्या नहीं बनते, मतलब कैलकुलेट कर दो तब तक आप जरा बताएं। हाँ। मुतासरा खातून ने बताया है कि वो जो है जा रही थी और ये एयरपोर्ट की तरफ ना पेरिस जाने वाली सड़क पर टैक्सी में मौजूद थी कि 2 मोटरसाइकिल सवारों ने टैक्सी का शीशा तोड़ा और फिर शीशा तोड़ के सूटकेस और उनका जो हैंडबैग है उसको छीन कर वो फरार हो गए। खातून का कहना है कि उनके सूटकेस में 30 लाख डॉलर मालियत के जेवरात हैं। कितने 30 लाख डॉलर कितने आपने ये बहुत सारे हैं, ये तो बहुत सारे पाकिस्तानी रुपए हैं ये, जो पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 70 करोड़ रुपए बनते हैं। पुलिस ने इंक्वायरी शुरू कर दी है, नुकसान का जायजा लिया जा रहा है, लेकिन मुझे यकीन है कि पुलिस जो है तलाश कर लेगी। वहाँ की पुलिस बड़ी तेज है, फौरन पकड़ती है और फौरन पहुंचती है। तो अल्लाह करे जी इनके ये जो पाकिस्तानी 70 करोड़ हैं और 30 लाख डॉलर हैं ये उन्हें मिल जाए। वैसे ये ज्वेलरी है, लेकिन अगेन वही कि जब आप उसको सेल करेंगे, चाहे औने पौने दामों में करें, आप अच्छा खासा कमा लेंगे, है ना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो वो कुछ बताने की नहीं है और कुछ तो है वो आपने देख लिया कि जी कितने 70 करोड़ के हैं। बड़े मुल्कों में चोरी भी बड़ी होती है। आगे बढ़ते हैं और आगे एक और है चीज़, वो ये कि मशहूर टेक्नोलॉजी कंपनी है टेस्ला, उसके मालिक है एलन मस्क। उन्होंने ये इंसान नुमा रोबोट ऑप्टिमस का प्रोटोटाइप मॉडल मुतारिफ करा दिया। अच्छा, जो मूवी फैंस हैं उन्हें पता होगा कि ऑप्टिमस कौन है, ऑप्टिमस प्राइम, आपको याद हो गया, आ गया होगा, लेकिन उसके नाम पे उन्होंने रोबोट बनाया है। आप इस वक्त फुटेज भी देख रहे होंगे कि किस तरीके से ये करता क्या है। गुज़िश्ता दिनों टेस्ला के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रेजेंटेशन डे के मौके पर ये ह्यूमन रोबोट जो है इसको पेश किया और एलन मस्क ने ये कहा कि रोबोट के कारोबार की अहमियत गाड़ियों से भी ज़्यादा है। उनका ये भी कहना था कि ये रोबोट अभी तैयारी के मराहिल में है, कुछ बरसों बाद फरोख्त के लिए मार्केट में आएगा। कीमत है इसकी जी $20,000 के लगभग। ये प्रोटोटाइप रोबोट है, मॉडल स्टेज पर ये इसको बनाया गया है और इवेंट के दौरान ये स्टेज पे चल के आया है। हम ये कहते थे ना कि मशीन जैसे जैसे आती जाएगी वैसे वैसे इंसानों का काम खत्म होता जाएगा, तो हमने देखा कि ऐसा हुआ और अब तो ये रोबोट आ रहे हैं, फिर हम क्या करेंगे। और हाथ हिला रहे हैं और देखिए मुझे तो लगता है आने वाले वक्त में ना मॉडल्स की ज़रूरत खत्म हो जाएगी, ये नहीं कोई कपड़े पहना के सामने लेकर आया जाएगा। ज़ाहिरा आपने अपने कपड़ों को शो करना होता है ना, तो आप इनको भी इनके थ्रू भी कर सकते हैं। बाय द वे चाइना में AI के थ्रू न्यूज़ एंकर खबरें पढ़ना शुरू कर चुके हैं। अच्छा जी, ये हमारी नौकरी में सवाल उठना शुरू हो गया। चलें जरा अब आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि हमारे जो मुस्तकबिल के डॉक्टर्स हैं वो बन गए। मेडिकल कॉलेज के तलबा और तालिबात ने सजाई अपने फनपारों की नुमाइश, जिन्हें खूब सराहा गया, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया। ज़ाहिर है जो मेडिकल पढ़ रहे होते हैं उसके साथ साथ अगर वो पेंटिंग, शेडिंग या ग्राफिक्स में भी अपने जौहर दिखाएं, बड़ा मुश्किल काम है बजाते खुद। अगर मैं ये कहूँ कि जब मैं पेंटिंग शेडिंग सीख रही थी तो पूरा पूरा दिन आपका लग जाता था सिर्फ एक हिस्से को स्केच करने में। तो क्या थी ये नुमाइश, डेरा गाजी खान से अख्तर अली रिपोर्ट कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। मसीहाई के साथ मुसव्विरी भी, मुस्तकबिल के तबीब बन गए फनकार। डेरा गाजी खान के मेडिकल कॉलेज में होने वाली नुमाइश में दिल को छू लेने वाले फनपारे, खाका कशी और खत्ताती के अलावा दीदादेब, फोटोग्राफी और डिजिटल आर्ट के नमूने शुरका की तवज्जो का मरकज बने रहे। ये बहुत एक हेल्दी एक्टिविटी है अगर आप देखें, और इसकी वजह से एक माइंड भी बहुत फ्रेश हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास काफ़ी कैटेगरीज थी जिसमें हमने पेंटिंग, स्केचिंग, कैलीग्राफी
उसके अलावा फोटोग्राफी और डिजिटल आर्ट भी रखा है। सालाना नुमाइश में मुल्क भर के मेडिकल कॉलेजों और दीगर तालीमी इदारों के तलबा और तालबात ने हिस्सा लिया और अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा किया। अख्तर अली, समा, डेरा गाजी खान। और अब मुल्तान का रुख करते हैं। यहाँ सजा पंजाब का रवायती खेल कबड्डी का मैदान, पहलवानों के दाव पेच और जोर आजमाई देखकर देखने वाले भी दाद दिए बगैर ना रह सके। आपने कभी कबड्डी में हिस्सा लिया? नहीं, जिंदगी इतनी कबड्डी करती है रोज। कभी मौका मिले तो आप लेंगे जिंदगी की कबड्डी में वो हिस्सा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जिंदगी आपको रोज उखाड़ती है, रोज पिछाड़ती है, रोज दाव लगाती है। इससे पहले कि मैं मजीद जो है मेरे साथ कबड्डी करें, मुकर्रम खान की रिपोर्ट देख लें आप। कामयाबी का जश्न मनाते तो कोई हार की धूल चटाते, ये है मनाजिर पंजाब के मकबूल तरीन खेल कबड्डी के। क्या बात है। मुल्तान सैदावाला बाईपास चौक पर कबड्डी मैदान सजा तो क्या छोटे क्या बड़े सब कबड्डी को देखने दौड़े चले आए। हमारा अपना देसी खेल है, इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा इसको उजागर करें, लोगों में एक हेल्दी एक्टिविटी है। पंजाब भर से आए नौजवान कबड्डी खिलाड़ियों ने खूब दाव पेच आजमाए। किसी ने कैंची मारकर मुखालिफ को फंसाया तो कोई जफ्फा छुड़ाकर ना निकल सका तो किसी ने खूब जोर आजमाया। शायकीन कबड्डी भी दाद दिए बगैर ना रह सके। जवानों वाली कबड्डी की गेम है ये। क्रिकेट भी है, फुटबॉल भी, हॉकी भी है। इससे ये लड़के बुराई से बच जाते हैं, बुरे कामों से ना, तो जितना हो सके कबड्डी को सपोर्ट की जाए। पंजाब के खेल कबड्डी को फरोग देने के लिए हुकूमत नेशनल और इंटरनेशनल सतह पर इकदाम उठाए ताकि कबड्डी खेल भी धूल की नजर ना हो जाए। कैमरामैन अकमल खोकर के साथ मुकर्रम खान, समा, मुल्तान। अब जरा आगे बढ़ते हैं। हर शख्स को अपने हिस्से का काम करना होता है। अगर वही काम दिल से किया जाए तो उसके अच्छे नताइज सामने आते हैं। यानी अगर आप काम के साथ लॉयल हैं तो रिजल्ट बेस्ट मिलेगा। कराची के एक सरकारी पार्क के हेड जो माली हैं, उन्होंने भी अपने शौक से क्लिफ्टन ब्लॉक 7 के तबाहल पार्क की शक्ल ही बदल दी। मतलब आप देखें कि दिल लगाया उन्होंने अपने काम में और फिर इस तरह से उन्होंने शजरकारी की या वहाँ पर पौधे लगाए, फूल लगाए कि अब जो देखता है फैसल वो हैरान रह जाता है। शायान सलीम भी गए, उन्होंने वहाँ जो देखा वो हम आपको दिखा दें ताकि आप भी हैरान रह जाएं। सरकारी पार्कों का हाल क्या होता है कराची में ये हम सब बेहतर जानते हैं, मगर जिस पार्क में इस वक्त मैं मौजूद हूँ ये भी एक सरकारी पार्क है, मगर यहाँ लहलहाते दरख्त हैं, फूलों के दरख्त हैं, सब्जा है, सफाई है और बहुत कुछ है। मगर इस पार्क की किस्मत बदलने वाला कोई और नहीं बल्कि इस पार्क का हेड माली है। 10 साल पहले इस पार्क की हालत ये नहीं थी, ये भी बंजर था, सूखी ज़मीन थी और यहाँ लोग नहीं आते थे, मगर अब यहाँ लोग आते भी हैं, जॉगिंग भी करते हैं और हसीन नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ भी होते हैं। तो जब हमें पता चला कि एक हेड माली पार्क की किस्मत बदल सकता है तो शहर के दीगर पार्कों का हाल बुरा क्यों होता है, यही सवाल हमारे जहन में आया और हम पहुंच गए इस पार्क में। जानते हैं हेड माली से उन्होंने ऐसा क्या किया कि इस पार्क का हाल ही बदल दिया। पार्क एक जंगल का सा नमूना था, बिल्कुल जंगल, इसमें कुछ भी नहीं था, इसमें कोई ग्रीनरी, कोई घास, कोई पौधा, कुछ भी नहीं था। मैंने सोचा कि इसमें मैं काम करूंगा, इसमें जो है मेहनत करूंगा, क्योंकि ये मेरा शौक़ था और वो शौक़ इस हद तक आ गया कि अब ये पौधे जो हैं मैं इनसे बातें करता हूँ, ये मुझे जवाब देते हैं। हर पौधा मेरा फैमिली मेम्बर है तो मैं उसको उसी तरह ट्रीट करता हूँ। जैसे कि सुबह उठ के लोग नाश्ता करते हैं, मैं सुबह उठ के इनको पानी देता हूँ। और जैसे आप बाल कटाते हैं तो इसकी भी ट्रिमिंग होती है, मैं इनकी जो है कैंची से और उससे। आप नहाते हैं, ठीक है, हम इनकी ट्रकों की सफाई करवाते हैं। हमने ये नहीं सोचा कि बारिश हो रही है, हमने ये नहीं सोचा कि आज जो है बहुत सख्त धूप है, टेम्परेचर बहुत है, हमने इस चीज़ की परवाह ही नहीं करी। या ये कैंची से, कुछ कुल्हाड़ी से हमारे हाथ पांव जख्मी हो जाएंगे, हमने इस चीज़ की, किसी चीज़ की परवाह नहीं करी। हम मेहनत करते गए और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पार्क जो है मिसाली पार्क में शुमार होता है। बिल्कुल बराबर से एक जो है नाला गुजर रहा है जिसका पानी नारे ख़याम तक जाता है, ठीक है। उस नाले से हमने जो है वो पानी यूटिलाइज़ किया और
आज जो है ये 5000 से ज़्यादा जो है यहाँ मैंने दरख्त लगाए कि अगर आपके पास वसाइल नहीं है या आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो आप उस पर ही नहीं कि हमारे पास वसाइल नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, हमें फ़ंड नहीं मिल रहे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहें, आपके अंदर हिम्मत है, ताकत है, आप करने का हौसला रखते हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि आप करना शुरू करें। जी, तो वो कहते हैं ना कि हिम्मत करे इंसान तो क्या नहीं हो सकता। हमारे शहर में, हमारे मुल्क में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने तय ये काम करना चाहते हैं और वो कर रहे हैं, लेकिन क्या कहिए कि हमें जो ओवरऑल पॉलिसी है ना वही ऐसी नहीं लगती है। अब देखें, आज तो इस शख्स ने ये काम कर दिया, अब जब तक अल्लाह ने इसकी ज़िंदगी रखी है करता रहेगा, उसके बाद ना इसको आगे कौन लेके चलेगा। अच्छा, होता ये कि हम लोग किसी दूसरे का देखा देखी ना हम भी वो अच्छा काम शुरू कर देते हैं, फिर हम एक स्टेज पे आके ये सोचते हैं कि यार क्या हमारे ऊपर ही ये जिम्मेदारी आयद होती है, क्या इंतजामी की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्योंकि जाहिर है कुदरती आफत का आना, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हवा हो गई, बारिश हो गई, उसके बाद फिर इस पे पैसा भी इन्वेस्ट होता है। तो आजकल कोई नहीं चाहता कि वो एक से दूसरी दफा अपना पैसा इन्वेस्ट करे। आई थिंक इंतजामी को इस पे काम लोग पैसे कमाना चाहते हैं, लोग पैसे कमाना चाहते हैं। कैसे? वो ऐसे कि मेहंदी लगाएं और पैसे कमाएं। अब मेहंदी किस तरह से लगानी है, क्या इसमें टेक्निक्स हैं और क्या ये मुनफरिद चीज़ है, मुकम्मल सेगमेंट हम आपको दिखाएंगे हेडलाइंस के बाद, ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। 10:05 हो रहे हैं। बहुत से लोग नाश्ता कर चुके होंगे और बहुत से लोग नाश्ता करने की तैयारी कर रहे होंगे, और हम जैसे लोग जो सुबह उठ के कभी करते हैं, कभी नहीं करते। और कभी हम कहते हैं कि प्रोग्राम के बाद हमारे को एंकर हमें नाश्ता करा दें, हम प्लानिंग भी कर लेते हैं कि नाश्ता कौन करवा रहा है। बिल फट रहा है आज मेरे नाम का। तो बारबेक्यू, हाँ बारबेक्यू, ये हम रात का खाना प्लान कर रहे हैं। अच्छा, हम तो यहाँ पर बैठ के प्लान करें, लेकिन फैसलाबादी बड़े खुशकिस्मत है भाई। वो इसलिए क्योंकि एक ऐसी बारबेक्यू शॉप पर हम आपको लेके जा रहे हैं जिसे 11वीं जमात की तालिबा चला रही है, विच इज़ वेरी गुड कि भाई अपने अब्बा का वो हाथ भी बढ़ा रही है, और साथ ही साथ जो है वो एक शुरू से अगर आपको काम भी मिल जाए तो, और ये बताना मुआशरे की लड़कियों को कि अपने वालिदैन का हाथ बन के आगे बढ़ना, अपने वालिदैन का साथ देना कोई गलत बात नहीं है। तालीम भी देख रही हैं, घर का खर्चा भी मैनेज कर रही हैं, सब कुछ किस तरह से करिए। पहले आपको रिदा सिंधु की ये रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर हम बात करेंगे इनसे और इनसे जानेंगे कि किस तरह से वो यहाँ पर पहुँची। तो पहले रिपोर्ट देखिए। नफासत से सीखों में पिरोकर कोयलों की अंगीठी पे मुहारत से चटखारेदार टिक्के और कबाब तैयार करती। ये है फैसलाबाद की बाहिम्मत मिसबा, जिसकी बारबेक्यू शॉप पर खाने वालों का रश लगा रहता है। बारबेक्यू को खुश जायका बनाने के लिए मसाले भी ये घर पर ही तैयार करती है। मैं बारबेक्यू में तमाम चीज़ें बना लेती हूँ। चिकन कबाब, बीफ कबाब, मटन कबाब, मलाई बोटी, अफगानी बोटी, लेग पीस और चेस्ट पीस। मुझे 8 साल हो गए हैं ये काम करते हुए। मैंने अपने बाबा से सीखा है, क्योंकि मेरे बाबा शुरू से यही काम कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर की ये तालबा कॉलेज से आने के बाद रात गए तक बारबेक्यू शॉप पर अपने वालिद का हाथ बटाती है। बाप को भी अपनी बेटी पर नाज है। मिसबा मेरी बेटी नहीं, बेटा है। 2 साल पहले मैं सीढ़ियों से गिरा था और मेरे ब्रेन का मसला बन गया। तब से मेरी बेटी ने मेरा कारोबार में और घर में बहुत साथ दिया, मेरा हाथ बटाया, मुझे एहसास तक नहीं होने दिया। मिसबा मोटरसाइकिल पर होम डिलीवरी भी खुद ही करती हैं। वैसे तो बेटों को वालिदैन का सहारा कहा जाता है, मगर वालिद के साथ बारबेक्यू शॉप चलाती मिसबा ने ये साबित कर दिया कि बेटियां भी किसी से कम नहीं। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ रिदा सिंधु, समा, फैसलाबाद। रिपोर्ट हमने आपको दिखा दिया। बारबेक्यू गर्ल मिसबा महर हमें ज्वाइन कर चुकी हैं प्रोग्राम में, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसबा, गुड मॉर्निंग। मुझे ये बताएं कि ये ख्याल कैसे आया जहन में, मतलब आपने बताया भी कि आप 8 साल से ये काम करें, तो 8 साल पहले आपने क्या सोचा कि आपने कहा कि मुझे अब अपने वालिद का सहारा बनना है, उनके साथ इस जगह पर खड़े होना है, मतलब सोच क्या थी? मेरे भाई बहुत छोटे थे तब जब मैंने ये काम स्टार्ट किया। तो मेरे बाबा भी बहुत बीमार रहते थे तब, तो मैं देखती थी कि अब क्या होगा, इसलिए फिर मैंने अपने बाबा का सहारा बनने के लिए ये काम स्टार्ट किया उनके साथ। अच्छा मिसबा, अभी आप 11th में पढ़ रही हैं? जी, मैंने सेकंड ईयर के पेपर दिए हैं। सेकंड ईयर के पेपर दिए, और कौन सा ग्रुप है? प्री मेड है कि इंजीनियरिंग है, क्या है? मैंने ICS किया है। ICS किया है। अच्छा मिसबा,
मुझे ये बताइए कि वालिदैन में वो होता है ना एक कि बेटे जो हैं ज़्यादा माँ, तो बेटियां जो है वो बाप को बड़ी पसंद होती हैं। जब आप खड़ी होती हैं और वालिद का हाथ बटा रही होती हैं, लोगों का रिएक्शन तो बाद में बताइए, पहले बताइए कि आपके वालिद आपको क्या कहते हैं। मेरे बाबा बहुत फख्र करते हैं मुझ पे ना। अच्छा, कि मैं उनका सहारा बनी हूँ। और मिसबा मुझे अपनी बेटी नहीं, अपना बेटा ही समझते हैं मुझे। क्या बात है। और ये सिर्फ आपके अब्बू आप पे फ़ख्र नहीं करते, हम लोग आप पे बहुत फ़ख्र करते हैं, पूरा पाकिस्तान आप पे बहुत फ़ख्र करता है, क्योंकि आप पाकिस्तान की वो बेटी हैं जो कि मेहनत कर रही हैं, यानी घर भी चला रही हैं और तालीम भी आप मैनेज कर रही हैं। अच्छा, मैंने ये भी सुना कि आप बाइक पे खुद डिलीवरी भी करती हैं, मतलब घरों तक पहुँचाती भी हैं ये चटपटे पकवान, ऐसा ही है? तो ये बाइक अगर चलानी आपने सीखी तो कैसे सीखी? ये भी मुझे मेरे बाबा ने सिखाई थी 8 साल पहले। अच्छा, 8 साल पहले। और ये 8 साल पहले मतलब क्या उम्र थी आपकी 8 साल पहले जब आपने बाइक चलानी सीखी? तब मेरी 12 साल उम्र थी। तो 12 साल में आपने बाइक चलानी सीखी और 12 साल से आप ये काम कर रही हैं? जी, मेरे बाबा ने मुझे इतना बहादुर बना दिया। अच्छा, ये मुझे बताएं मिसबा अब कि जब लोग आते हैं और जब वो देखते हैं कि आप जो हैं वो माशाल्लाह से बारबेक्यू कर रही हैं और कुक कर रही हैं सारी चीज़ें, तो एक फ़ीमेल को ये सारा और वो भी बच्चे को ये काम करता देख के लोग क्या रिएक्शन देते हैं? लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। आप अपने घर वालों को ला के दिखाते हैं कि आप ये देखें लड़की काम कर रही है, अब आप भी बाहर निकले और काम सीखें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ये मुझे बताएं मिसबा कि आप जो बनाती हैं, आप स्पेशल जो है डिश क्या होती है, ये बताइए। हमारी चिकन कबाब और मलाई बोटी। अरे वाह, मैं जब भी फैसलाबाद आऊंगी ना, मैं ज़रूर आऊंगी ये मलाई बोटी खाने और कबाब खाने भी, टिक्का भी खाऊंगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि स्टडीज़ के हवाले से जो है वो क्या प्लान है आपका? फर्दर आपने क्या सोचा है, कितना पढ़ना है? पढ़ने के लिए अक्सर होता है ना कि ख़वातीन बच्चियाँ हमारी गोल सेट करती हैं कि हमने बाहर जाके पढ़ना है, तो कुछ ऐसा सोचा आपने? नहीं, मैं अपने पाकिस्तान में पढ़ूंगी, आगे अपनी स्टडी को कंटिन्यू करूंगी। अच्छा, और मैं इंशाल्लाह आगे आर्मी में जाऊंगी। इंशाल्लाह। अच्छा मिसबा, मुझे ये भी बताएं कि टाइमिंग्स किस तरह आप मैनेज करती हैं? लाइक इधर दुकान पे आप कब आती हैं, रात को घर वापस कब जाती हैं, और फिर सुबह अपनी जो तालीम है उसका सिलसिला किस तरह से मैनेज करती हैं? जी, जब मैंने स्टार्ट किया था ना ये काम, तब तो मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल पेश आई थी, लेकिन अब इजीली मैनेज हो जाता है सब, क्योंकि मुझे काफ़ी अर्सा हो गया ना काम करते, इसलिए। अच्छा, तो ये अब्बा ने ही आपको सिखाया आपके, या फिर अब्बू ने अम्मी से भी सीखा कि अम्मी ने अब्बू को कबाब वगैरह बनाने सिखाया, मसाला लगाना सिखाया, या अब्बू को आता था और फिर आपने भी अब्बू से सीखा? नहीं, बाबा मेरे शुरू से यही काम कर रहे हैं, उनको 40 साल हो गए ये काम करते ना, फिर उन्होंने मुझे ये काम सिखाया। माशाल्लाह मिसबा, आप माशाल्लाह से फ़ख्र है हमारा, और उन सब का ख़ास तौर पे जो अपनी बेटियों को खुदा ना खास्ता किसी से कमतर समझते हैं, वो देख लें कि किस तरीके से मिसबा जो है वो सारा ये बेहतरीन सा काम कर रही हैं। आखिर में मिसबा मुझे ये बताएं कि कभी आता है ना इंसान के जहन में, लोग जब जहाँ पॉजिटिव बहुत ज़्यादा फीडबैक देते हैं, वहीं पे कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कुछ बुरा भी कहते हैं या बुरा समझते भी हैं, नेगेटिव कमेंट देते हैं, और थोड़ा सा डाउन कर ज़्यादातर अपने होते हैं जो ये करते हैं। तो आप जब ये शुरू किया आपने, आपकी जो फैमिली थी, जो आपके आई डोंट नो, लेकिन चाचा ताया मामू वगैरह, तो उनका क्या रिएक्शन था इस पर? उन्होंने कितना साथ दिया था इस पर? शुरू में तो सिर्फ मेरे माँ बाप ही मेरे सपोर्टिव रहे हैं, रिश्तेदार जो बहुत ज़्यादा ना बातें करते थे तब। अच्छा। और अब भी बहुत करते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि अपनों से ज़्यादा ना बाहर वाले लोग सपोर्ट करते हैं मुझे। सही। और ये हकीकत है, क्योंकि हम जब भी किसी ऐसी स्टोरी हम सामने लेकर आते हैं, या जब भी हम किसी ऐसी खातून से बात करते हैं जो कि हिम्मत, हौसले और मेहनत से कमाती हैं, तो बाहर के लोग ज़्यादा सपोर्टिव हमें उनके लिए नज़र आते हैं। बेहद शुक्रिया मिसबा, आप हमारे साथ मौजूद थी। बेस्ट ऑफ तरह से मेहनत करती रहें, अपने अब्बू का साथ देती रहें, कमाती रहें, अपनी तालीम को भी जारी रखें। हम ज़रा आगे बढ़ते हैं, अहम खबर आपके साथ शेयर करते हैं। मुस्लिम लीग नून ने स्पीकर पंजाब असम्बली का इलेक्शन लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। राना मशहूद की जानिब से स्पीकर सप्तान खान समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। इस हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे अरशद अली से। जी अरशद।
जी बिल्कुल, जो है वो राना मशहूद की जानब से पंजाब असम्बली का स्पीकर जो है वो इंतखाब जो हुआ था उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। राना मशहूद की जिस दरख्वास्त में स्पीकर पंजाब असम्बली में दीगर को फरीक बनाया गया है, राना मशहूद ने अपनी दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ तैयार किया है कि आइन के मुताबिक स्पीकर का इलेक्शन खुफिया रायशुमारी से होता है। और राना मशहूद ने मजीद कहा कि आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए बैलेट पेपर पर सीरियल नंबर दर्ज किए गए। और राना मशहूद ने यह भी कहा कि बैलेट पेपर पर सीरियल नंबर दर्ज करने से रायशुमारी खुफिया रायशुमारी का जो है वो प्रोसेस कानून के मुताबिक जो है वो इनलीगल है, लिहाजा अदालत जो है वो स्पीकर पंजाब असम्बली का इलेक्शन का रकम करार देने के अहकाम जारी करे। ये दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है। ठीक है अरशद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। चलिए अब जरा हम शो को बलूचिस्तान लेके चलते हैं। कोयटा में कौमी इदारा बराए सेहत ने पहला एलर्जी सेंटर कायम किया है, जहां मरीजों को इलाज के साथ वैक्सीन भी लगाई जाती है। तफसीलात नूरुल आरिफीन की रिपोर्ट में आपको दिखा देते हैं। बलूचिस्तान के अवाम के लिए खुशखबरी, कोयटा में मुंसफी रोड पर पहला एलर्जी सेंटर कायम कर दिया गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इस्लामाबाद के बाद कोयटा में ये मुल्क का दूसरा इदारा है जहां एलर्जी के मर्ज की तशखीस के बाद मरीजों का इलाज किया जाता है। कोयटा रीजन से लोग जाते थे, तकरीबन 1200 किलोमीटर का फासला और 18-20 घंटे लग जाते थे, और उसके अलावा एक्स्ट्रा खर्चा भी हो जाता था। तो ये कोयटा के लोगों के लिए बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला ने किसी की दुआ सुनी है, तो बहुत सारे मतलब यहाँ पे जो पेशेंट्स हैं उनको पता चलता है, वो इधर आते हैं तो बहुत खुश होते हैं। एलर्जी सेंटर की इंतजामिया के मुताबिक कोयटा समेत बलूचिस्तान में डस्ट और दीगर एलर्जी के मरीजों की तादाद बहुत ज्यादा है। 1 से 3 साल का एलर्जी वैक्सीनेशन कोर्स मुकम्मल करने पर मर्ज पर काफी हद तक काबू पा लिया जाता है। कोयटा रीजन से सबसे ज्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं और उनमें सबसे ज्यादा जो कॉमन है वो डस्ट एलर्जी है, क्योंकि कोयटा में हर तरफ डस्ट ही डस्ट है। इन्वायरमेंट में डस्ट है, घरों में डस्ट है, स्कूलों में, कॉलेजों में, हर जगह डस्ट आम है। तो इस वजह से मतलब डस्ट जो मेन पार्टिकल है यहाँ पे जो एलर्जी है वो डस्ट है। हम 2 किस्म की एलर्जी डील करते हैं, एक सीजनल एलर्जी जिसमें डस्ट पोलन वगैरह ये चीज़ें आ जाती है, दूसरी है प्रोटीन मिक्स प्रोटीन वाली जिसमें चिकन हो गई, फिश हो गई, एग वगैरह, ये जो गर्म चीज़ें खाने से एलर्जी होती है जिस्म पे, वो है। ये 2 किस्म की एलर्जी हम डील करते हैं और इनकी टेस्ट करते हैं। उसके टेस्ट के बाद उसकी जो फर्दर वैक्सीनेशन है वो शुरू होती है। शहरी भी बलूचिस्तान में एलर्जी के मरीजों के लिए वाहिद मरकज कायम होने पर बहुत खुश हैं। छोटा सा प्रोसीजर होता है कि आपको वैक्सीन का टेस्ट कराया जाता है डस्ट के एलर्जी का। अब उसके लिए इस्लामाबाद जाना पड़ता है आपको पूरा, उसके लिए पूरा अपने जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं आपको उसको आप कर देते हैं बंद, और फिर आप जाते हैं वहाँ पे, फिर वहाँ पे एक 10-15 मिनट का काम होता है, 10-15 मिनट का पूरा आपका एक हफ्ता ज़ाया हो जाता था। अभी क्योंकि आपके कोयटा शहर में ये सहूलत आ गई, मैंने बोला सबसे बड़ी बात है यहाँ पे जो इनके टेस्ट के मुआयनात है जो डस्ट एलर्जी के किया जाते हैं वो वही तरह बेहतर है, उसी तरह जिस तरह इस्लामाबाद में। मरीजों का कहना है इलाज और वैक्सीनेशन से मर्ज की शिद्दत में वाज़े कमी आ रही है। कोयटा वालों के लिए, बलूचिस्तान वालों के लिए बहुत ही बड़ा मसला था कि वो कोई इस्लामाबाद जाकर वहाँ पर इस एलर्जी सेंटर में जो वैक्सीन ले आना या कोई टेस्ट वगैरह करना या डॉक्टर से उसका मशवरा कर लेना, तो ये बेहतरीन तरीका है जो ख़ासकर मरकज़ी गवर्नमेंट ने इसको अब कोयटा वालों को दे दिया और ख़ासकर बलूचिस्तान वालों के लिए बहुत ही खुशाइंद बात है। एलर्जी सेंटर में बलूचिस्तान के अलावा सिंध और कराची से भी बड़ी तादाद में मरीज कौमी इदारा बराए सेहत कोयटा का रुख करते हैं। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ नूरुल आरिफीन, समा, कोयटा। मंगनी हो, शादी हो, सालगिरह हो या कोई और त्यौहार हो, लाइक हम अक्सर कहते हैं ना कि बच्चे की दुआ है या कुछ भी है, तो होता ये कि ख़वातीन मलबूसात पर जो तवज्जो देती हैं, वहीं पर मेहंदी के बगैर जो हमारी खुशियाँ होती हैं ना वो अधूरी होती है। हम कहते हैं जी मेहंदी होनी चाहिए, हाथों पे मेहंदी हो, हाथों पे मेहंदी का रंग हो तो आप ज़्यादा खूबसूरत नज़र आते हैं। जैसे जैसे हमने देखा कि मलबूसात में ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं, ऐसे मेहंदी के फेस्टिवल ट्रेंड भी चेंज होते हैं। मुझे तो सिर्फ ये पता है कि ईद के टाइम पे चांद रात पे रात के 4-4 बजे लोग वापस आते हैं। अच्छा, मैं इसमें एक मजे की बात आपको ऐड करती हूँ। प्लीज डोंट जज मी, बट मेरे जो बेचारे मियाँ हैं वो हमेशा चांद रात पे
सुबह 5 बजे मुझे मेहंदी लगवाने लेके जाते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि उस टाइम रश कम होगा, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होता, उस टाइम पे भी रश ज्यादा होता है और वो बेचारे घंटा 1.5 घंटा इंतजार करते हैं और फिर जाके कहीं मेरी मेहंदी लगती है। इसका मतलब ये कि यार ये इतना हाई यील्डिंग बिजनेस है, बिजनेस भी है और ये खवातीन का शौक भी है, लेकिन अब इस शौक से आप कमा भी सकते हैं। अच्छा, कैसे कमा सकते हैं? सारा वजीर मेहंदी आर्टिस्ट इस वक्त हमें हमारे स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं, जिनकी मेहंदी लगाने की धूमें मची हुई हैं। भाई क्या वो मेहंदी लगाती हैं? मैंने कहा कि आज मौका अच्छा है, लगे आज जरा हल्की सी मेहंदी में लगवा लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सारा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। क्या जबरदस्त आप मेहंदी लगाती हैं, अभी मैं डिजाइन देख रही थी, मतलब बींगा खातून मैं ये कहूंगी कि जो वो होते हैं ना ट्रेंडी डिजाइन हम ढूंढते हैं गूगल पे, वो सारे आप लगा देती हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो मेहंदी का ट्रेंड है जो चेंज हो चुका है, हमारी अम्मा के या नानी के टाइम पे होता है सिर्फ एक टिक्की लगानी है, टिमकने साइडों पे बनाने हैं बस। अभी भी मेरी अम्मी कहती है चाहे जितना मर्जी ट्रेंड चेंज हो गया, मुझे मेहंदी वही लगानी है। मेरी यही कहती है ना, और फिर वो दूसरे डिजाइन देखनी कहती हैं एक्चुअली मुझे वो वाला ज्यादा अच्छा लगता है ना। सोचिए अगर सिर्फ वही वाला डिजाइन हो तो 5 बजे या रात के 4 बजे जाने की इतना टाइम ना लगे ना। अच्छा, ये जो ट्रेंड चेंज हुआ है, ये क्या ट्रेंड अब ज्यादा इन है? क्या मतलब अक्सर होता है खवातीन कहती है कि मियाँ का नाम लिख दो या कोई तस्वीर बना दो, क्या इन है इस वक्त? सो बेसिकली इस वक्त ट्रेंडिंग डिजाइन्स में बहुत ही मिनिमलिस्टिक डिजाइन्स बहुत ज़्यादा इन है। अच्छा, और ये एक्चुअली आए हैं बिकॉज कुछ इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं, डॉक्टर अजरा जैसे, जो दुबई में बैठ के उन्होंने कुछ बहुत ही यूनिक डिज़ाइंस इन्वेंट किए हैं एंड लिटरली लाइक आपके पूरे हाथ पे वो एक चीज़ होगी छोटी सी। अच्छा, एंड दैट्स इट बस, and that becomes like a repetitive pattern. Okay. And that is literally the most trending design right now. And I feel कि मैं तो बहुत backward हूँ अभी भी trends में, because मैंने जो trends शुरू किए थे वो उनको भी अब कुछ साल हो गए, which were like the love story designs. पहले औरतें हस्बैंड्स के नाम लिखवाती थी, अभी भी लिखवाती हैं, अब भी लिखवाती हैं, लेकिन अब उसके साथ साथ वो पोर्ट्रेट भी बनवाती हैं, वो पूरा प्रपोजल का सीन भी बनवाती हैं, जैसे कि आप मेरे काम से देख रहे होंगे। बिल्कुल देखा है अभी, बिल्कुल। तो वो एक एक चीज उनके हाथ पे बन जाती है, लाइक लिटरली आई मेक देयर एंटायर लव स्टोरी ऑन देयर हैंड्स, कि वो कैसे मिले, वो कहाँ मिले, लिटरली उनके गिफ्ट्स क्या थे। और वाकई आई मीन आप जब लव स्टोरी लगवाते हो तो दैट्स व्हाट यू आर डूइंग, राइट? बिकॉज देन आप जब स्टेज पे बैठे होते हो, पीपल आर रियली इंट्रिग्ड टू नो कि आपके हाथ पे लगा हुआ क्या है, राइट? ये सारी चीजें क्या है, जैसे सुशी, लाइक हाथ के बीच में सुशी बनी हुई, they'll be like यार व्हाट इज दिस, यू नो इसके पीछे क्या स्टोरी है? सो इट्स एक्चुअली ऑल अबाउट टेलिंग अ स्टोरी थ्रू योर आर्ट. So that was my trend. But now I feel I've gone way back because ये minimal designs मुझसे नहीं लगते. अच्छा, मुझसे बिल्कुल भरे हुए designs मुझे पसंद है. But ये आजकल के जो actually a lot of young and upcoming artists. And as you were actually talking about मेहंदी से पैसा कैसे बनता है, you know, how do people take it into a profession? So now we have a lot of young generation, young artists हैं 16, 17 जो Instagram के थ्रू अपने आप को advertise कर रही हैं, अपने काम को promote कर रही हैं, and they are very good at it. Okay. Because उन्होंने देखा है कि मेहंदी से actually you can earn a really good amount of money. Okay. If you're passionate about it. And how much is that? Do you want the real figure? Please spill the beans. Kareeb. For example, I charge 55,000. Like अगर मैं ये कहूँ कि मैंने सारा आपसे सिर्फ एक फ्रंट उस पे लगवानी है मेहंदी, मतलब सीधे हाथ पे मेहंदी लगवानी है, वो कितना चार्ज होगा? तो देखिए पहले आप उस एक हाथ का 100 रुपए दें, right? Like this is like 5 years ago maybe. बिल्कुल ऐसा ही. But within 5 years things have changed so much कि अब वो एक हाथ का भी जो अच्छे आर्टिस्ट हैं वो आपसे anywhere between 2,000 to 3,000 ले लेते हैं, बिल्कुल ऐसा ही. And the thing is it's actually worth it. Because आप सोचें कि अगर आप जब मेकअप कराने जाते हैं, right? आप एक इवेंट के मेकअप के लिए you're willing to spend so much money. ठीक है. मेहंदी आपके हाथ पे 2 हफ्ते तक रहती है. हाँ, बिल्कुल ऐसा. Right? It's not just कि आपने लगाई और 2 घंटे बाद पूरी मिटा दी and it's gone. तो you know I feel exactly वो तो बहुत ही मुश्किल से जाती है. तो I feel it's actually worth it. और अब
सोशल मीडिया की वजह से आर्टिस्ट को अपनी वर्थ पता चल रही है. They're seeing कि internationally artists are charging a huge sum of money. सही है. Like internationally, I charge $1,000 for bridal mehendi. Okay. And जब मैं 7 साल पहले कराची मूव हुई थी and I had those rates, तो मुझे तो literally शन कर दिया था because they're like इनका मिजाज हवा में है, इनकी क्या है ये चीज, you know. अच्छा, चूंकि मैं चाह रही हूँ कि मैं अपने हाथ में मेहंदी लगवाऊँ. बिल्कुल. और वो है ना कि आप उसमें कह रही हैं कि हम कुछ पिक्चर भी बना देते हैं, कुछ भी. मैं अपने मियाँ काले तिलकों में क्योंकि इससे बेहतर तस्वीर कोई और हो नहीं सकती. तो मैं चाहती हूँ कि मैं फैसल लाइव मेहंदी भी लगवा लूँ. मैं वहाँ उस साइड पे आ जाऊँ. चलें जी, मैं जरा मेहंदी भी लगवाती हूँ और मैं करके आपको दिखाते हैं. लेकिन जब तक ये डेमोन्स्ट्रेट हो रहा होगा, मैं चाहूँगा कि हम इस पे भी बात करें कि सारा यू कैन कंटिन्यू वर्किंग और आप गायबाना मुझे वहाँ से जवाब दे सकती हैं कि बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं लोग कि जी स्किन का मसला हो गया. होता है ना. बहुत सारे लोग फिर ये भी कहते हैं कि जी हम ऑर्गेनिक यूज़ करते हैं. तो ये सारी क्या चीज़ें होती हैं? जो एक वो वाली मेहंदी जो हम पुरानी फिल्मों में देखते थे जी, पत्ते पीस के लगा लिया, और आजकल की मेहंदी जिसमें कलर होता है. सवाल क्या आर्टिफिशियल कलर होता है या ऑर्गेनिक होता है, क्या होता है, जरा ये बताइए. एलर्जी क्यों हो जाती है लोगों को? सो बेसिकली ऑर्गेनिक मेहंदी, सॉरी ये पोर्ट्रेट के लिए मुझे बहुत डेडिकेशन की जरूरत है. ओके, लेट मी आंसर दिस क्वेश्चन एंड आई विल कम बैक टू योर हैंड. नेचुरल मेहंदी 8 years ago I introduced in Pakistan because जब मैं हांगकांग से यहाँ आई थी तो I realized कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ केमिकल मेहंदी है. केमिकल मेहंदी is something that is not actually मेहंदी. उसमें हेयर डाइज मिक्स हुए होते हैं, उसमें केरोसिन, पेट्रोल, PPD, ये चीज़ें मिक्स हुई होती हैं. बिल्कुल. जिसकी वजह से आप अगर किसी भी ईद के ये चांद रात पे आप किसी भी लोकल सैलून में चले जाएं, दरवाज़ा खुलते ही आपको एक स्मेल, लाइक एक सेंट आएगी जो लोग मेहंदी से एसोसिएट करते हैं. बट दैट स्ट्रॉन्ग ओवरपावरिंग सेंट इज एक्चुअली अ लॉट ऑफ केमिकल्स. ठीक है. वो आपके हाथ पे लगते ही आपके हाथ स्कार हो सकते हैं, परमानेंटली स्कार हो सकते हैं. द अमाउंट ऑफ ब्राइड्स हु कम टू मी जो एंगेजमेंट पे अपनी मेहंदी लगवा के उनके 2 साल बाद भी वो पूरा का पूरा डिज़ाइन उनके हाथ पे स्टैम्प हुआ हुआ है बिकॉज दे बीन स्कार्ड बाय इट. सो नेचुरल मेहंदी इज़ 100% प्योर. और ये पहले तो मैं बनाती थी, अब तो देयर इज़ ओवर 40-50 सप्लायर्स इन पाकिस्तान जो नेचुरल मेहंदी खुद से बनाते हैं और सप्लाई करते हैं. ठीक है. तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि सारा ने भी बताई, ये बहुत मतलब मेरी फैमिली में फैसल ये चीज़ एक्सपीरियंस हुई है कि चूँकि मेरी कज़न की बारात थी और उन्होंने मेहंदी लगवाई, और एक होती है इमरजेंसी मेहंदी कि आपका फौरन रंग आ जाता है ना, तो वो इमरजेंसी मेहंदी लगवाई जिसके बाद उनके हाथ बहुत खराब हो गए, छाले बन गए और अगले दिन की बारात अब आप सोचें. हाँ, वो फेसबुक पे भी काफी चीजें देखी ना कि इतनी ज्यादा. तो ये जो एक ट्रेंड हमारे यहाँ चल चुका है ना कि जी इमरजेंसी मेहंदी लगवा लें, फौरन से रंग आ जाएगा, तेज रंग करने के लिए फलानी चीज इस्तेमाल कर लें. आई थिंक ये वाले टोटके नहीं आजमाने चाहिए. वो महक इस पे तो मेरे ख्याल से सारा की एक्सपर्टी नहीं होगी, मैं आपसे पूछता हूँ. हाँ, मेरी एक्सपर्ट. हाँ, इस पे आपकी एक्सपर्टी होगी कि वो जो एक मिथ है कि रंग तेज आएगा तो साथ से बड़ा प्यार करेंगी. तो इस हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्या तासुरात हैं आपके? अच्छा, ये जो होता है ना कि मेहंदी का रंग तेज आएगा, मियाँ बहुत प्यार करेंगे, तो ये मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है. बाकी जो दूसरे वाला वो अच्छा है बहुत अच्छे. लेकिन अपनी अपनी वो होती है कि अच्छा आपकी क्या सोच है. लेकिन हमेशा मुझे यही कहा गया कि देखो अगर मेहंदी का रंग तुम्हारा तेज आएगा तो तुम्हारा मियाँ तुमसे बहुत प्यार करेगा. ये हमारी सोसाइटी की एक मिथ है और ऐसा होता है. And it has nothing to do with the मेहंदी, right? सास वाला मुझे नहीं पता कैसा होता है या नहीं होता, मैंने ना एक्सपीरियंस किया, सो आई हैव नो आइडिया सास वाला एक्सपीरियंस की कैसा होता है. बट अगेन फैसल, ये हमारे देख रही होंगी शो नहीं, मैं अपनी सास से वाकई बहुत प्यार करती हूँ. आई लव यू अम्मा, सासू अम्मा वाली अम्मा. आप करती हैं? वो भी करती हैं. अच्छा जी, जरा हम मेहंदी वाले टॉपिक पे वापस आते हैं. अच्छा फैसल, अक्सर ये होता है कि हम मतलब कि बड़ी बड़ी लंबी लंबी कतारें लगी हुई होती हैं और काफ़ी चार्ज किया जा रहा होता है. अच्छा, वो जो चार्ज होता है उसके मुताबिक आपको मेहंदी लगाई भी नहीं जाती ना, क्योंकि वो आप ऑब्वियसली इतने हेस्ट में होते हो, वो बस एक फैक्ट्री की तरह आओ लगाओ निकलो. अच्छा, मुझे सारा एक बात बताएं कि एक टाइम होता था जब मेरी अम्मी मुझे ये कहती थी कि अच्छा अगर तुम्हें मेहंदी लगाना सीखनी है तो शीशे पे प्रैक्टिस कर लो. ये अभी भी होता है? बिल्कुल. कुछ जो पुराने इंस्टीट्यूट्स हैं अभी भी कराची में, उन पे अभी तक मिरर पे
प्रैक्टिस करवाया जाता है. Okay. But the newer generation we have acrylic hands. अच्छा. तो वो एक्रिलिक के हैंड्स बने हुए होते हैं लिटरली यहाँ से यहाँ तक. अच्छा. Exactly like your hand. ठीक है. It's the right size, the right shape. Okay. आप उस पर प्रैक्टिस करते हैं हम. Okay. एंड उस पर अगर आप नेचुरल मेहंदी यूज़ कर रहे हो तो आप वाइप आउट करके यू कैन कीप दैट एक्रिलिक हैंड फॉर years and years. ओह अच्छा, ये बड़ी जबरदस्त. तो वो ट्रांसपेरेंट में भी आता है एंड वाइट में भी आता है. ठीक है. ट्रांसपेरेंट में आता है तो यू कैन लिटरली आप किसी भी डिज़ाइन के ऊपर आपने वो हाथ रख दिया. ठीक है. एंड यू कैन कॉपी द डिज़ाइन टू प्रैक्टिस एज वेल. ठीक है, जबरदस्त. ठीक है, सारा हमारे साथ मौजूद है और मैंने तो भाई अपनी पसंद का डिजाइन अपने मियाँ की शक्ल बनवा रही हूँ मैं कि कोई नहीं, मोबाइल देखने से बेहतर है हाथ भी देखने में. तो अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे. आपने कहीं नहीं जाना, डिजाइन मेरा पूरा हो जाएगा, साथ रहिएगा. ठीक है, ब्रेक के बाद हाजिर होगा. हेडलाइंस आपने जानी. अभी आपको एक अहम खबर दें. इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सरदार अख्तर मेंगल को बलोच तलबा को हिरासत करने के खिलाफ कमीशन का सरबराह मुकर्रर कर दिया है. केस की समाअत के दौरान अदालत ने हुकूमत को 3 रोज में अख्तर मेंगल को कमीशन का कन्वीनर मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत कर दी है. बात करेंगे अपने नुमाइंदे सुहेल रशीद से. सुहेल, ये मामला क्या था और उस पर क्या डेवलपमेंट हुई, बताइए. देखिए, ये मामला इस तरह है कि कुछ बलोच तलबा ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रजू किया था कि उन्हें हरासमें किया जा रहा है, जिसके खिलाफ अब इस सारे मामले पर एक कमीशन कायम किया गया था. पहले चेयरमैन सेनेट को उसका सरबराह मुकर्रर करने की तजवीज़ सामने आई थी, लेकिन चेयरमैन सेनेट साबिक संजरानी ने उस पर माजरत कर दी थी कि वो इस कमीशन की सरबराही नहीं कर सकते. अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इस पर अख्तर मेंगल को सरबराह मुकर्रर करने के अहकाम जारी कर दिए हैं और 3 रोज के अंदर ये हदायत जारी की है कि उनके बतौर कन्वीनर जो है इस कमीशन का नोटिफिकेशन जारी किया जाए और अदालत को आगाह किया जाए कि अख्तर मेंगल ने ये अहकाम जारी किए हैं. और साथ ही ये भी कहा है कि आप इसका जो कमीशन का सेक्रेटेरिएट है उसको भी सेनेट में ही रखें और इस सारी सूरत पर अब रिपोर्ट 7 नवंबर तक अदालत में पेश करने की हिदायत की गई है. ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सोहेल. तो ब्रेक पे जाने से कबल हमने आपको दिखाया था कि महक जो है वो इस वक्त अपने हस्बैंड की तस्वीर जो है वो बनवा रही हैं. तो वो इस वक्त प्रोसेस है और जैसे ही वो कंप्लीट होगा हम आपको दिखाएंगे कि क्या ज़बरदस्त आर्ट है ये. और अभी हम दिखा नहीं रहे आपको इसीलिए कि ताकि हम आपको जब फिनिश हो जाए फिर आपको दिखाएंगे. लेकिन आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं ननकाना साहब में ईद मिलाद नबी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं. दुकानों के बाहर स्टॉल्स लगा दिए गए हैं. सारी तफसीलात लेंगे अपने नुमाइंदे उस्मान संतराना से. जी बताइए. जी, रबीउल अव्वल का महीना शुरू होते ही ननकाना साहब में जश्न ईद मिलादुन नबी की तैयारियां जो हैं वो अरूज पर पहुंच चुकी हैं. ननकाना साहब के तमाम छोटे बड़े बाज़ारों, गलियों, बाज़ारों और छोटी बड़ी मार्केटों में जगह जगह जो हैं वो इसी मुनासबत से स्टॉल्स भी जो हैं वो भी सजा दिए गए हैं, जहां पर झंडे, बैचेज़, स्टिकर और दीगर इसी मुनासबत से जश्न ईद मिलादुन नबी की मुनासबत से जो स्टॉल्स पर अशिया जो हैं उनकी ख़रीदारी जो है वो जारी है. छोटे बड़े बच्चे बड़े सभी जो हैं, हर उम्र के अफराद जो हैं जिनमें ख़वातीन भी शामिल हैं, वो इन अशिया की ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं. और हर आशिक़े रसूल जो है वो अपने गलियों, बाज़ारों, मसाजिद और घरों को जो है वो सजाने में मसरूफ़ है. और जश्न मिलाद नबी के मुल्क भर की तरह शहर औलिया में भी तैयारियां जारी हैं. 73 साला बाबा फरीद घरों को सजाने के लिए गुंबद खज़रा और रज़ा रसूल के मॉडल तैयार करते हैं. मोहसिन अली की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं. रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने में आशिकाने रसूल अपने घर, गली, मोहल्लों को खास मोहब्बत और अकीदत से सजाने के लिए मगन हो जाते हैं. ऐसे में 73 साला मोहम्मद फरीद रोज़ा रसूल के गुम्बद हिजरा नालैन मुबारक के मॉडल तैयार करने में मसरूफ़ है. हम यहाँ नालैन मुबारक लेने के लिए आए हैं, सब्ज़ गुम्बद लेने के लिए आए हैं. गली मोहल्लों को हम सजाएंगे, उसके ऊपर लाइटिंग करेंगे, इंशाल्लाह हम इजहार करेंगे. मॉडल बनाने के लिए लोहे की पतरी को मुख्तलिफ शक्ल में ढाला जाता है. इसको यकजा करके खूबसूरत लाइटिंग लगाई जाती है ताकि इसकी खूबसूरती में इजाफा हो सके. अरसदल्ला से ये मॉडल बना रहा हूँ. छोटे बड़े खाना काबा बना रहा हूँ, छोटे बड़े गुम्बद शरीफ बना रहा हूँ, छोटे बड़े नालैन मुबारक बना रहा हूँ. एक दिन में 4 से 5 मॉडल तैयार किए जाते हैं, जबकि इनकी कीमत भी मुनासिब होती है जो आशिकाने रसूल खरीद कर जाते हैं. कैमरामैन अदनान सियाल के साथ मोहसिन अली, समा, मुल्तान.
और मुल्तान में ही 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से मुक़द्दस तबरुकात की ज़ियारत का एहतमाम किया गया, जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत और सहाबा कराम से मंसूब 3000 से ज़ायद तबरुकात की ज़ियारत करवाई गई। रिपोर्ट कर रहे हैं मकसूद चौहान। माह मुक़द्दस रबीउल अव्वल की आमद के साथ ही मुल्तान प्रेस क्लब की जानिब से मुक़द्दस तबरुकात ज़ियारत के लिए पेश कर दिए गए, जहां पर अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ज़ियारत के लिए पहुंची हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहरों में इन मुक़द्दस तबरुकात की ज़ियारत करवाई जाती है रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने में। अल्हम्दुलिल्लाह इस महीने में उशाकान रसूल जोग दर जोग ख़ास पंजाब के इलाकों में आशिकों का एक हुजूम होता है इन तबरुकात की ज़ियारत के लिए। खातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए मुबारक, रेश मुबारक, ज़ेर इस्तेमाल बर्तन, नालैन पाक, गिलाफ काबा और हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तलवार समेत हज़ारों की तादाद में मुक़द्दस तबरुकात की ज़ियारत करके अकीदतमंद अपने दिलों को मुनव्वर कर रहे हैं। 3000 से ज़ायद तबरुकात जो है यहाँ पर मौजूद हैं, हजूर के नालैन पाक और मुए मुबारक और भी बहुत सारी अशिया जो जिनसे हमारी रूह को सुकून हासिल होता है। मुल्तान के शहरियों ने इंतज़ामिया के इस नेक अमल को बेहद पसंद किया है। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ मकसूद चौहान, समा, मुल्तान। जी, तो था जिसका इंतज़ार वो शाकार बन गया है। ओवर टू यू महक। जी ये देखिए मैं चाहूंगी जरा जूम करके दिखा दें कि मैं ये है मेरे मियाँ की तस्वीर और ये है जनाब वो जो बनाया गया है। आप तो खुशी में ना हिलें, आप तो एक जगह रहें। ये जूम करके भी दिखा दें, ये थोड़ा स्मार्ट जूम करें, जूम करें इसे, जूम करें। वाओ, तो ये बेहतरीन काम सारा आपने किया है। दिस इज विदिन 10 मिनट्स। हाँ, 10 मिनट के अंदर बहुत जल्दी इन्होंने मेहंदी लगाई है और एज इट इज वैसा बनाया, बस थोड़ा स्मार्ट कर दिया उन्होंने। अच्छे लग रहे हैं घर जाना भी मैंने अच्छे लग रहे हैं। अच्छा सारा लाइक सिर्फ इतना एरिया चार्ज क्या करेंगी आप? Just this 3500 ओके, बड़ा मेहनत वाला काम है और बहुत क्विक काम है सारा। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थी और बड़ा ट्रेंडी स्टाइल जो कि मेहंदी का इन हो चुका है। तो खवातीन एक चीज़ हमने आपको सिखा दी है, बता दी कि मेहंदियों का जो ट्रेंड है वो क्या है, लेकिन एक और चीज़ है भाई कि आपने प्यारे कैसे लगना है, आपकी स्किन किस तरह से टाइट हो सकती है, घर बैठे क्या ऐसी चीज़ें जो आप कर सकते हैं ये भी आपको बताएंगे। थोड़ा सा सब्र रखें। डॉक्टर खुर्रम हमें ज्वाइन करेंगे आफ्टर द ब्रेक, सो स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी मेहंदी की, अब हम बात करेंगे जी आप अब किस तरह से अपनी स्किन को टाइट रख सकते हैं। ये कहा जाता है कि आपकी स्किन जो है वो टाइट अगर होती है तो आपकी स्किन बड़ी ग्लो करेगी, आपकी स्किन बड़ी अच्छी लगेगी, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। अब ये जो स्किन टाइटनिंग की बात होती है ना, तो सबसे पहले जो चीज़ आती है ना वो आती है जी कि आप इंजेक्शन लगवा रहे हैं। अब ये जो इंजेक्शन लगवाने वाला प्रोसेस है, क्या ये वाकई ऐसा होता है? हर शख्स ये चाहता है कि उसकी जिल्द हमेशा खूबसूरत लगे, वो हमेशा यंग लगे, लेकिन हकीकत ये है कि आपकी तकरीबन जो 30वीं सालगिरह होती है उस तक आपकी जिल्द जो है वो बुढ़ापे की तरफ आना शुरू होता है। वैसे मुझे लगता है वैसा नहीं है, क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो नहीं रखते ख्याल, ये उनके लिए। अब जैसे जो लोग ख्याल रखते हैं, मतलब मैं 30 की तो मेरी तो स्किन बड़ी ग्लो करती है। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच फॉर, आज तो ये कमाल हो गया भाई, वाह 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 वाकई। अब खुरम हमारे साथ मौजूद है, ज्यादा बातें नहीं करते, खुरम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम खुरम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? अब बताएं मेरी स्किन ग्लो कर रही है कि नहीं? बिल्कुल कर रही है माशाल्लाह, बड़ी जबरदस्त लग रही है, आपकी बड़ी जबरदस्त लग रही है। मैं दोनों को देख रहा था और बड़ा ही मैंने बाहर से देखा। पता है क्या चीज होती है इंपॉर्टेंट, हमें लोगों को पता नहीं होता। टाइटनिंग आती है ना, पहले इंजेक्शन लगेगा जी, बोटॉक्स लगेगा। अच्छा आप तो कह रही है, जैसे बिल्कुल सही कह रही है, 25, 30 तो क्या 22, 21 में लड़कियां आ जाती हैं, क्योंकि उन शायद केयर नहीं कर रही। जंक फूड 2:30 बजे वो गेंडा वेंडा को फोन करके है ना, वो करके ना वो मंगा लेती हैं, वो खाना गेंडा, ठीक है, वो कर लेती हैं। अच्छा सेकंड चीज क्या है कि वो जो जितने ड्रिंक्स होते हैं ना उससे आपकी वक्त से पहले झुर्रियां पड़ती है। अच्छा ठीक है। थर्ड, हम कराची में रह रहे हैं या बड़े शहर में, इतनी पोल्यूशन, आलूदगी, मिट्टी, पानी पीना नहीं है, पानी और जो मिल भी रहा है वो भी जी जो मिल रहा है वो तो बहुत ही एक अलग सवाल है कि जो मिल रहा है, मगर जो मिल रहा है वो भी नहीं पी रहे। थर्ड क्या कर रहे हैं कि जी वो लड़कियां हैं कि जी यंग एज में वो उनको शौक, अच्छा वीडियोस देखती हैं तो जी आप वीडियो में लाइटिंग होती है, कैमरा होता है। अच्छा जब आप हंसते हैं, ठीक है, नेचुरल हंसते हैं, रोते हैं, गुस्सा करते हैं, कोई एक नेचुरल लाइंस होती है ना आपकी, यहाँ पे आएगी, या एक लाफ लाइन, वो कहती है बिल्कुल मेरे चेहरा जो है वो टाइट हो। तो 20, हाँ बिल्कुल
कोरियन स्किन, वो उनको बड़ा जाके ना, तो वो बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अच्छा, झुर्रियाँ इसलिए आती हैं कि आपकी डाइट अच्छी नहीं है, सब्जियां नहीं खानी है, दूध नहीं पीना है, फ्रूट नहीं खाना है, एक्सरसाइज नहीं करते, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि आप जितना भी देखिए, कोई बड़ी जगह नहीं होना जरूरी, जितनी छोटी जगह, जितनी हरियाली होगी ना, ऑक्सीजन आपको मिलेगी, उतनी आपकी झुर्रियां जाएंगी। अच्छा खुरम, एक चीज और, जैसे हम कहते हैं ना कि जो हम खाते हैं वही हमारे चेहरे पे नजर आता है, लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि कॉन्सेप्ट है स्किन टाइटनिंग, लाइक कि आपने इंजेक्शन ठुकवा लिए, भाई इंजेक्शन आपने लगवाए, ये हकीकत है कि स्किन आपकी तभी टाइट होती है जब आपने इंजेक्शन वाला प्रोसेस पूरा किया है। बिल्कुल सही कह रही हो आप। पता होता क्या है कि इंजेक्शन एक एज में होता है ना, जैसे देखिए आपकी अम्मी है, ठीक है, अम्मी है, उनके लिए जरूरी है कि वो अपनी केयर करें, अच्छी लग रही होंगी, मगर थोड़ा करें तो अच्छा है। अच्छा, बोटॉक्स एक जबरदस्त चीज होती है। बोटॉक्स में मसला ये है कि अगर आप कराओगी तो आपके लिए किलेंगे, आपके लिए भी टाइम नहीं है। बोटॉक्स एक दफा कराने के बाद आपको 6 महीने में, 4 महीने में रिपीट करना है, ठीक है। फिलर भी आपको एक दफा करवा लिए, हमेशा करना है। एक चीज और आई हुई है, लड़कियां, जैसे आपका चेहरा इतना पतला है, ठीक है, इतना अच्छा है, मगर वो कहेंगे मुझे और कंटोरिंग कर दो, लाइपोलिटिक लगा दो, बिल्कुल यूं स्किन हो जाए, ठीक है, या मेरे लिप्स जो हैं बड़े पाउटी हो जाए, तो वो एक एज के बाद तो चलो सही है, मगर एक यंग एज में करते हैं तो आप वो जाके ओवरडू जब करते हैं ना कोई चीज को, तो आपके लिए बड़ा किलिंग होता है। ठीक है। अच्छा खुरम, एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया लाहौर से, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहिबा बात कर रही हैं? मैं अंबर बात कर रही हूँ लाहौर से। कैसे हैं महक आप? अल्हम्दुलिल्लाह अंबर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर खुरम हमारे साथ मौजूद है, क्या सवाल है आपका? लेकिन मैं पहले आपसे बात करना चाहूंगी। आप मुझे बहुत अच्छी लगती है, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आपकी बात करने का स्टाइल बहुत अच्छा है। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है महक, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मुझे आपसे ड्रेस का गिफ्ट चाहिए। अच्छा, ड्रेस कौन सा ड्रेस चाहिए? जो मैंने पहना हुआ यही वाला ड्रेस चाहिए? हाँ जी ये वाला भिजवा बस आप एड्रेस दे दीजिएगा भाई हमारी टीम को, यही जोड़ा आपको मिल जाएगा, बस शर्त ये कि आपको पूरा आ जाए, ठीक है? नहीं आ जाएगा, आप भिजवा दें जी, भिजवाएंगी ना? हाँ इंशाल्लाह जी, जरूर जरूर। अब मैं चाहूंगी आप खुरम से सवाल करने, क्या सवाल है आपका स्किन टाइटनिंग के हवाले से? मेरी स्किन पे पिंपल्स है, मेरी स्किन पे पिंपल्स बहुत ज्यादा है और मेरी स्किन ऑयली है जी, और इस बारे में बात करना चाहूंगी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताता हूँ। बिल्कुल मेरे ख्याल से ये क्यों ना डिस्कशन आप लोग जाके जरा किचन में भी चलते हैं, हाँ रेमेडीज भी बताते हैं, तो खुद हम जरा किचन में चलते हैं और हम ये जानते हैं कि भाई अगर आपकी स्किन पे पिंपल्स हैं, लाइक ऑयली स्किन है आपकी, इसके अलावा भाई अगर आपकी डाइट, जो अगेन वही खुरम बहुत मैटर करती है कि भाई आप डाइट क्या कर रहे हैं। अगर आप ऑयली चीजें खा रहे हैं तो यकीनन आपकी स्किन जो है वो जरा ज्यादा इशू करेगी, और अगर आप ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं गर्मी में तो मेरा मशवरा ये मत खाइए, मेरा एक्सपीरियंस बहुत बिल्कुल सही कह रही है। पिंपल्स आएंगे। जो हमारी कॉलर थी उनके लिए मैं बड़ी अच्छी रेमेडी बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक तो पहली बात ये कि वो लाहौर से कॉल कर रही है, पूरा 1 महीना के लिए सुबह शाम एक कैप्सूल खाएंगी कॉन्टेमाइसिन, CONTIMYCIN, पूरे पाकिस्तान में कराची से कश्मीर तक अवेलेबल है, ठीक है। 100 मिलीग्राम का ट्वाइस अ डे, और चेहरे पे लगाएंगी 3 क्रीमें मिला के। डेलसन टी लोशन, एक प्याला लिया आपने, पूरा डेलसन टी लोशन उसके अंदर डाला, एक फ्यूसल बी क्रीम डाली और एक कैनाकॉम, तीनों मिक्स की, फ्रिज में रख दी और पूरे चेहरे पे लगाएं। और सल्फेट फ्री शैम्पू इस्तेमाल करें और सैलिसिलिक एसिड वाला फेस वॉश, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चले अंबर, आई होप आपने सब कुछ नोट कर लिया होगा। तो भाई हमारा नंबर इस वक्त स्क्रीन पे हम फ्लैश करें, वो कॉलर जो के जिनका भी स्किन से कोई भी मसला। एक और कॉलर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, अस्मा कराची से, हमें अस्मा ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम अस्मा, गुड मॉर्निंग। क्या सवाल है डॉक्टर खुरम से आपका? जी अस्मा, आप मुझे सुन पा रही हैं? ठीक है, लाइन ड्रॉप हो गया। अच्छा खुरम, हम अभी क्या बताने वाले हैं? देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए फौरन लोग बड़े परेशान होते हैं, झुर्रियां आ रही हैं, और अगर बोटॉक्स, फिलर्स, महंगी क्रीम नहीं कर सकते तो घर में क्या करें? सुन ले क्या कहने लगे डॉक्टर खुरम जी, बड़े और बल्कि आप ये लेके अम्मी को आप ये दें गिफ्ट ना, बड़ी खुश होंगी, ठीक है। अच्छा देखिए, ये मैं एक रेमेडी बताता हूँ आप घर में। इसके अंदर की चांदी चंदन उपटन, ठीक है जी, चांदी है, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट, इसके अंदर है बेसन और चने का आटा, हुस्न यूसुफ पाउडर, बादाम की खली, रतन जौ, और इसके अंदर ऐड किया है जी संदल, ठीक है। और आपकी खुशबू भी थोड़ा सा, आप बल्कि थोड़ा सा आप सूंघेंगी हाथ में लेके ना, ये देखिए बड़ा ही, देखें बहुत ही रिफ्रेशिंग है। अच्छा, लोग पता नहीं बड़े परेशान होते हैं, मैं खवातीन को देखता हूँ, कोई लड़के हो तो समझ में आता है, लड़कियां की चीज उपटन क्या चीज है। उपटन तो मेरे ख्याल है सबको पता होना चाहिए क्या चीज है, ठीक है। आई थिंक शायद अगर आप अपनी शादी से 2 हफ्ते पहले भी उपटन अपनी स्किन पे, चूंकि ये मेरी अम्मा ने मेरे साथ करवाया कि भी 2 हफ्ते पहले उन्होंने कहा कि तुम उपटन लगाना शुरू करो,
ग्लो इतना नेचुरल होता है कि आप यकीन करें आपको किसी सैलून की जरूरत नहीं। बिल्कुल। अच्छा, टाइटनिंग, वाइटनिंग, एक्नी, व्हाइट हेड, ब्लैक हेड सब जाते हैं और बड़ा सिंपल। और देखिए ये बड़ा सिंपल सा आपने क्या किया जी, 1 चमचा आपने उपटन निकाला, इनमें चीजें ऐड हैं, ठीक है, और चांदी का वर्क भी, ठीक है। उसके साथ डालेंगे जी हम थोड़ा सा दूध, ठीक है, 1 चमचा दूध काफी है, ठीक है, और थोड़ा सा रोज वाटर। अगर रोज वाटर नहीं भी है तो आपने क्या किया, नॉर्मल पानी थोड़ा सा लेके, अर्के गुलाब नहीं है तो आपने नॉर्मल पानी बिल्कुल थोड़ा सा, बस। देखिए ये अब पता नहीं लोग क्यों परेशान होते हैं। अच्छा, चीजें बड़ी सिंपल सी हैं इसके अंदर, तमाम चीजें आपको वाइटनिंग, टाइटनिंग, और ये मिक्सचर बन गया जबरदस्त सा, ठीक है। और आपको क्या करना है कि आप अभी हम हाथ पे लगा के दिखाते हैं कि देखिए ये जो है आपको ये मिक्सचर बन गया। लोग बड़े परेशान, एक्नी भी है, एक्नी है, एक्जिमा है, खारिश है, टैनिंग हो गई है, रिंकल्स है, सबके लिए अच्छा ये बना मिक्सचर। ये देखिए अब लोग पता नहीं क्यों इसको हम लोग कहते हैं दाने आते हैं, कुछ आते हैं। देखिए ये मिक्सचर बना, कुछ भी नहीं होता। ये देखिए आपने मिक्सचर बनाया, ठीक है, ये आपने लगाया सिर्फ 5 मिनट के लिए, और थोड़ा सा अगर आपके पास टाइम है तो आपने 10 मिनट के लगाया, थोड़ा पंखे के आगे रखा, इसको लाइक ड्राई होने दिया, इसको ड्राई होने दिया, इसको स्क्रब करके उतार, और इसको आराम, जब ड्राई हो गया उसके बाद क्या किया आपने, हल्का सा गीला करके ना, और रगड़ना नहीं है, बड़े प्यार से इसको निकालेंगे तो आपकी नकल्स, आपका चेहरा टाइटनिंग वाइट। हमें लाहौर से कॉलर ज्वाइन कर चुके हैं, मिसेस अली ने हमें लाहौर से ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम मिसेस अली, गुड मॉर्निंग। खुरम से क्या सवाल है आपका स्किन के हवाले से? जी मिसेस अली, मुझे सुन पा रही हैं आप? ओके जी, लाइन ड्रॉप हो गई। अच्छा जी, चले कोई नहीं, दोबारा ट्राई करें, बार बार आजमाते रहें, यकीनन आपकी कभी कॉल मिल जाएगी। अच्छा ये देखें, खुरम मैं एक ही चीज कहने लगी थी कि ये एक ऐसी चीज है जो कि आपको पता है कि जी किन किन चीजों से तैयार हुई है, इसमें कोई केमिकल नहीं है और आपकी स्किन के लिए बड़ी अच्छी है। हमारी वो बच्चियां जो आगे आपको पता है विंटर आ रहा है, बिल्कुल विंटर में तो ये ज्यादा आपके लिए अच्छी चीज है क्योंकि आपकी स्किन ड्राई होती है, खिंचती है, फिर आपकी स्किन पे ज्यादा लाइंस वाज़ेह होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा, अगर सर्दियां आ रही हैं, विंटर्स हैं, आपको ड्राइनेस हो रही है, तो इसमें आप क्या करें जी, थोड़ा सा ना चंबेली का तेल ऐड करके। अच्छा। अब देखिए ये मिक्सचर कितना जबरदस्त है, ये देखें आपकी पूरी, अच्छा लिप्स आपके काले हो रहे होते हैं, कुछ बच्चों की या बड़ों की आदत होती है, एक तो लड़कियां होती हैं कि जो बहुत सारी सस्ती मिल रही है लिपस्टिक, वो इकट्ठी खरीद लेती हैं, उनकी डेट एक्सपायर्ड हो जाती है, वो लगा के उनके होंठ काले हो जाते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं लिप लिकिंग की आदत होती है। तो ये देखिए ये आपने किया, इसमें आपने हल्का सा आपने ऐड किया चंबेली का तेल, फिर लगाएं। अच्छा, और खास तौर पे लड़कियां ये चेहरा करके ना, लड़कियां और लड़के भी ये करके यहाँ तक छोड़ देते हैं, और फेस फ्रेश है, गर्दन पे ऐसी लाइनें आती हैं वो बड़ी बड़ी। ये चीज देखें, सिर्फ लोग आपका चेहरा नहीं, आप गर्दन भी देखते हैं, हाथ भी देखते हैं। अच्छा, चेहरा आपका पता है क्या है, अगर लोगों को डिफाइन है, चेहरा ये है, चेहरा ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी चेहरा है, लोग यहाँ तक करके ना लड़कियां अच्छा यंग लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं, बहुत खूबसूरत, लड़के भी, और ये ऐसी ऐसी लाइनें गर्दन से निकलती हैं, तो उसे आप एक अजीब सा। अच्छा मुझे खुरम ये बताएं कि अक्सर कहा जाता है कि जी आपने कोई मास्क फेस पे लगाया हुआ है, लाइक कोई भी मड मास्क है या कुछ भी, उसके बाद आप हंसे नहीं, बात नहीं करें, वरना लाइनें पड़ना शुरू हो जाएंगी। थोड़ा सा है बिल्कुल है, जितनी देर आपने लगाया थोड़ा सुकून से बैठ जाएं और हल्का मुस्कुरा लें, ज्यादा नहीं, क्योंकि पता है ये जो क्रोज फील होते हैं, ये वाली, ये जो कव्वे बैठे होते हैं, ये बहुत प्रोमिनेंट हो जाती हैं, और ये जो गुस्से की हमारी लाइनें होती हैं ना, ये अगर ये दोनों नहीं आनी चाहिए। अच्छा, थोड़ा लाफ लाइन तो आती, अच्छा ये लाफ लाइन से लड़कियां बड़ी परेशान होती हैं, ये नेचुरल है, ये आनी चाहिए, वरना आपका चेहरा बिल्कुल मास्क। अच्छा मुझे बताएं कि बहसियत डॉक्टर आपको क्या लगता है कि किस एज में फाइन लाइंस आपके चेहरे पर आना शुरू हो तो वो ओके है, क्या एज हो वो? बिल्कुल, देखिए एक तो हम लोग बहुत लकी हैं, हम में काफी देर में आती है, अंग्रेज जो होते 18-19 साल में उनमें आना शुरू हो जाती है, क्योंकि स्किन बहुत ड्राई और वाइट। अगर देखिए 30-35 में आ रही है, 28-29 अगर आप केयर करते हैं तो आपको 40 तक ऐसी लाइंस नहीं आएंगी। अच्छा, आपको क्या करना है, पानी ज्यादा पीना है, दूध ज्यादा पीना है, सर्दियां आ रही हैं थोड़ा पिस्ता बादाम खाएं, गर्मियों में आप क्या करें, सत्तू पिए, हाँ। बेहतरीन चीज होती है, वो डिहाइड्रेशन भी आपकी खत्म करेगा, अंदर से आपको नरिशमेंट भी देगा, और विटामिन की एक टैबलेट जरूर खाएं। 5 चीजें आप देखिए, बड़ा लोगों को दिमाग में एक अजीब सा है, दूध से मोटे हो जाएंगे जी, विटामिन से मोटे हो जाएंगे, अच्छा जी मैं इंजेक्शन लगाऊंगी कोई वाइटनिंग का, तो पता नहीं मैं ख्याल आते, ऐसे नहीं लगाना चाहिए, जब आपको डॉक्टर बताते हैं उसमें कोई नुकसान नहीं है। सही है, तो बिल्कुल सेफ है। सही है। खुरम बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, और यकीनन जो लोग जो हैं हमें देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि भाई झुर्रियाँ अगर आपके स्किन पे आपकी एज से पहले आ रही हैं तो प्लीज़ इस पर थोड़ा सा सोचें कि ऐसा क्यों है, आपका पानी का इंटेक कम हो सकता है, आपकी डाइट ऐसी हो सकती है, अपनी डाइट को बैलेंस करें, स्पेशली वो बच्चियाँ जो कि ग्रोइंग एज में है। चलें जी, आज के प्रोग्राम से इतना ही, अब आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह कल, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।
है।